यस, ऑनलाइन लाइव प्लीज बताइए सुनाई दिखाई दे रहा है? लाइव वेलकम, जल्दी जल्दी बुक खोल लीजिए। बात कर रहे हैं। चलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हो गया ना बात? देना है ना चाबी? नहीं बोला? ठीक, चलो ओके लेट्स स्टार्ट। बातचीत नहीं अब। लास्ट क्लास हमने नया सब्जेक्ट, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेके सबसे पहले मैंने आपको बताया ये दो शब्दों में टूटा हुआ है। पहला शब्द है स्ट्रेटेजी, दूसरा शब्द है मैनेजमेंट। पहले दूसरा शब्द समझे क्योंकि ये आने वाले कई और जगह हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट दो फोल्डेड डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या बोला सुने? दो फोल्डेड डेफिनेशन है, या बोलो दो सेंस में बोला जाता है। पहला सेंस है की ग्रुप ऑफ पीपल, जो कोई भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने दायित्व के इंचार्ज है, जो बोलते हैं अपने अपने फंक्शंस के इंचार्ज है। और वही फंक्शंस को भी मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब दूसरा डेफिनेशन मैनेजमेंट का आया कि वो फंक्शन जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। ध्यान है आप सबको? बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है और बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, बट एक नहीं, बहुत सारे। तो इसलिए सेट ऑफ क्या इंटर रिलेटेड फंक्शंस या प्रोसेसेस। याद है? फंक्शंस या प्रोसेसेस। ये सारे फंक्शंस या प्रोसेसेस किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? अगेन सेट ऑफ क्री ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या डन है? तो मैनेजमेंट दो बार यूज हो गया। क्या डन? नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर लेमैन की तरह मैनेजमेंट वर्ड बोले तो इट इज नथिंग बट वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। याद है सबको? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया वर्ड स्ट्रैटेजी का मतलब। स्ट्रैटेजी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड था। स्ट्रैटेजी वर्ड इज नथिंग बट अ प्लान ऑफ एक्शन। बट ये प्लान ऑफ एक्शन को भी समझाने का तरीका काफी तगड़ा आया। पहले बोला एक लॉन्ग रेंज, क्या वर्ड बोले सुने? लॉन्ग रेंज, यानी लंबे सोच के साथ एक बहुत ही लंबे रेंज टाइम पीरियड के लिए बना हुआ है, और उसके साथ साथ ये एक नक्शा है। क्या है बताइए? नक्शा। तो इसको हमने बोला था एक लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट। याद है आप सबको? स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। क्या ये चार शब्द याद रहेगा आप सबको? तो इस लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट को जब हम कभी भी बनाते हैं, इस पूरे लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट को हम क्या बुलाते हैं सर? हमारा स्ट्रैटेजी। क्यों बना रहे हैं सर? बनाते क्यों है कोई भी स्ट्रैटेजी? टू अचीव समथिंग। व्हाट डू यू वांट टू अचीव? याद करो, ये वर्ड तो डिजायर्ड, जो हमारा डिजायर्ड है वो तो कई जगह और भी यूज हुआ था। डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स, डिजायर्ड कॉस्ट। तो वो तो डिजायर्ड तीन चीज इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर कभी भी याद नहीं रहे तो मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव बोल देना। बट देखा जाए तो हिंदी भाषा से याद आ जाएगा पहुंचना कहाँ है कि नहीं? बनना क्या है और जाना कैसे है? पहुंचना क्या है मतलब डेस्टिनेशन, है कि नहीं? जाना कैसे है मतलब डायरेक्शन, और बनना क्या है मतलब अपना इमेज। बोलो याद है सबको बात? तीनों वर्ड। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था वर्ड क्या? स्ट्रैटेजी। बट क्या ये एक मैजिक ट्रिक है? क्या ये एक शॉर्ट गारंटीड सक्सेस है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सभी लोग जो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं सब सक्सेसफुल हो जाते। ऐसा नहीं होता है। क्या ध्यान है सबको? बताइए एवरीबॉडी। तो फिर मैंने आपको एक बहुत ही महान आत्मा का डेफिनेशन करवाया था, जिसका नाम है एनसॉफ। एनसॉफ जी ने डेफिनेशन बताया गजब। बोला एक धागा है जो किसको किससे जोड़ता है, जो किसको किससे जोड़ता है? एक मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को किससे? प्रोडक्ट और मार्केट से। क्योंकि वही हमारे इमेज है, वही हमारे डेस्टिनेशन है, उसमें ही हमें बेस्ट बनना है। याद है आप सबको? अपने किसको किससे जोड़ता है? वापस बताइए। एक्टिविटीज को किससे? प्रोडक्ट और मार्केट से। ध्यान है? तो यानी एनसॉफ जी ने फोकस उसी बात पे किया, प्रोडक्ट एंड मार्केट। आगे जाके याद भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका मैट्रिक्स भी आप पढ़ेंगे जिसका नाम ही है प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। क्या नाम है बताइए? प्रोडक्ट मार्केट मैट्रिक्स। आगे जाके पढ़ेंगे कुछ तीसरा चैप्टर में। तो ये जो पूरा कहानी अभी मैंने आपको समझाया, इसको कॉमन धागा को हम क्या बुलाते हैं बताइए? वो स्ट्रैटेजी। इस कॉमन धागा में क्या क्या है? याद है? इस कॉमन धागा में क्या क्या है? वो वर्ड्स भी थे वहां पे। बताइए क्या क्या वर्ड्स थे जो बोला था? नहीं, ये कॉमन धागा में उन्होंने क्या बोला? क्या है हमारे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
नहीं, क्या उनका वर्ड्स क्या था? 4 वर्ड इंपॉर्टेंट बोले थे, याद है? कॉमन थ्रेड, उसके बाद क्या, एक्टिविटीज को किसको जोड़ता है, बोलो। हाँ, तो जो क्या एस्पेक्ट कवर कर रहा है, डिफाइंस व्हाट, हम क्या करते हैं, वही वापस मिशन विजन, व्हाट डू यू वी डू, एसेंशियल्स ऑफ व्हाट, बिजनेस, नेचर क्या है हमारा, क्या है हमारे, हम क्या करते हैं, तो एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज, अगेन व्हाट, प्लान टू बी, और बताओ क्या, प्लान्ड या प्लान टू बी या हैज ऑलरेडी अचीव्ड, किस चीज के लिए बताइए, जो हमने सोचा था। तो जिस चीज के लिए हमने फ्यूचर में प्लानिंग की थी, वो चीज अगर अचीव हो रहा है या हो चुका है, उस पूरे स्ट्रैटेजी को हम, उस पूरे काम को हम क्या बुलाते हैं बताइए, स्ट्रैटेजी। क्या बोलो, डन। ये अगेन वही वाली बात आ गई, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू डिजायर टू बी, व्हाट वी वेयर वी वांट टू रीच, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज लाइंस। ओके एवरीबॉडी, पक्का? तो ये पूरा एनसॉफ जी का डेफिनेशन, मैंने एक होमवर्क दिया था इसके बाद, क्या था बताओ, वो ग्लूक जी का डेफिनेशन को पढ़ के आने। उसके अलावा मैंने इन दोनों शब्द को जोड़ते हुए आपको बताया मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगेन जैसे ये दो वर्ड जुड़ता है, हमें दो ही बात जानना है, इसका काम क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव एक ही है, नंबर 1 बनना। क्या बनना? नंबर 1 बनना। आजकल जितने प्रोडक्ट्स आते हैं सबके ऐड ही आप यही सुनते हैं, वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1। अब वो वही नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, बट देखा जाए तो वी आर नंबर 1। तो अपने को क्या बनना है बताइए, मार्केट का लीडर। मार्केट के लीडर बनने का तरीका क्या है, मतलब दूसरा वर्ड क्या है बताइए, टू अचीव, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर थोड़ा और समझाइए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पूरा एक शॉर्ट नोट है 5 मार्क का, किसके ऊपर, तो वो जाएंगे जब जाएंगे, बट एक बार लेमैन की तरह, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब बोलो, क्या अचीव करना, बेस्ट लेवल कहां पे, मार्केट प्लेस में, अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केट प्लेस में नंबर 1 पहुंचना। याद है सबको? ये करने के लिए कंपनी के पास क्या होनी चाहिए, तो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपने किस फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को यूज कर रहे हैं क्या तरीके से, कोर कॉम्पिटेंसीज से। यानी अगर उस मैनेजमेंट के अंदर उस फंक्शंस के थ्रू हम क्या दिखा सकते हैं, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसीज, पहले मैंने आपको पूछा था, तो कुछ स्किल्स, कुछ ऐसे चीजें जो कि हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। अब वो कोर कैसे हो सकती है, कोर तब होगी जब वो आप में, उनमें से भी कुछ कुछ जो आपके अंदर बेस्ट है, सब आना चाहिए, बट उसके साथ साथ कुछ कुछ में क्या होने चाहिए, आप बहुत अच्छे। अगर आप कुछ कुछ में बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ आता होगा, तो आप क्या अचीव कर सकते हैं, बोलिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो बताइए क्या याद था आपको, CC2CA, क्या वर्ड था, CC2CA, यानी कोर कॉम्पिटेंसी लाके हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। तो फंक्शन एक ही था, क्या बताइए, हमारे अंदर कोर कॉम्पिटेंसी डिराइव करना, और उसके फंक्शंस के थ्रू हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या बोलो, डन, पक्का एवरीबॉडी? ये था डेफिनेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड। ये दो वर्ड समझाने के बाद मैंने आपको एक जो होमवर्क दिया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट कुछ 4 मिथ्स से जिससे हमने स्टार्ट किया था क्लास, वो 4 मिथ। पहला मिथ, मैनेजमेंट क्या होता है, कंप्लीट। दूसरा मिथ मैंने आपसे पूछा था, स्ट्रेटजी कहां बनता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। फिर मैंने आपको बोला था स्ट्रेटजी इज ऑलवेज प्रोएक्टिव, ना हमेशा प्रोएक्टिव, कि रिएक्टिव हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और चौथा था हमारे लिए क्या बताइए, चौथा वर्ड क्या बताया था, शॉर्ट सक्सेस, उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो 2 चीज के बारे में डिस्कशन करना है, क्या, और कौन बनाता है स्ट्रेटजी, दूसरा क्या एक स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव होना चाहिए कि रिएक्टिव। तो तुम समझ रहे हो, इस पूरे इंट्रोडक्शन के इतने से पार्ट से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेसिफिकली 5 मार्क के लिए मैंने ये जो 4 लिखवाया, एक तो क्या, स्ट्रेटजी इज अ शॉर्ट सक्सेस, एक्सप्लेन ब्रीफली। दूसरा क्या, मैनेजमेंट का डेफिनेशन अलोंग विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस। तीसरा शॉर्ट नोट, बताइए किसके ऊपर, या केस स्टडी किसके ऊपर, अभी बोला स्ट्रेटजी शुड बी प्रोएक्टिव की रिएक्टिव। और चौथा बताइए कौन बनाता है क्या, स्ट्रेटजी। तो इन चारों के ऊपर 2 पन्ने में ज्ञान लिखा हुआ है। पढ़े अगला सवाल, अगला तरीका, आ जाइए बुक में आएंगे, होमवर्क पहले देख लेते हैं। पेज नंबर 2, विलियम ग्लूक जी ने क्या बताया,
क्या लिखा हुआ है? अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड, बाप रे बाप, तीन तीन वर्ड, यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव भी है और एक दूसरे से क्या है, इंटीग्रेटेड। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पता है क्या होता है? कवरिंग बहुत सारा चीज, कवरिंग बहुत सारा चीज। और तो और इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया पता है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। यूनिफाइड, 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 तब एक मिनट, कंप्रिहेंसिव कैसे हुआ? प्लान एक यूनिफाइड भी है और कंप्रिहेंसिव भी है। हाउ कैन इट बी यूनिफाइड एंड कंप्रिहेंसिव? करेक्ट, ये सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए। मेरा बात बड़ा ध्यान से सुनना। हो सकता है हमारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को काटे नहीं कभी। याद है लिमिटिंग फैक्टर? याद है आपको एक बात जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हो सकता है कुछ फंक्शंस के दायरे हमें पता है कि हम ये नहीं ठीक से कर सकते, तो बाकी लोग उसके बियॉन्ड जाके नहीं, उसके साथ मिलके काम करेंगे। क्या मतलब हुआ सर? थोड़ा ठीक से समझाइए। मान लो हमारे कोई एक प्रोडक्शन कैपेसिटी का लेबर आवर्स लिमिटेड है, काम इतना नहीं कर सकते जितना सोच रहे हैं, तो क्या बाकी लोग उसको कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे कि उसको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे? ये बोलना चाह रहा हूं। यूनिफाइड होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए किनके बीच में? हर एक फंक्शंस के बीच में। ये ना हो कि हम इस चीज में आगे तो हम अपना चलते रह रहे हैं और उसको पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सब मिल के ही आगे बढ़ सकते हैं। एक टीम पूरा आगे तभी जा सकता है जब सब मिल के आगे जाए। तो इसलिए वर्ड क्या आया बताइए? यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब सिंगल नहीं, यूनिफाइड मतलब यूनिटी के साथ आगे बढ़ना। क्या बोलो? डन। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट, क्या जो भी हम चाहते हैं वो अचीव हो जाए, यानी वही जो हम डिजायर कर रहे हैं वो अचीव हो जाए, व्हाट वी प्लान टू बी वो हो जाए। तो ये भी आसान है, बट तीन तगड़ा वर्ड था बीच बीच में। क्या? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड। वो इंटर रिलेटेड को यहां वर्ड क्या दे दिया? इंटीग्रेटेड। अच्छा, सेट ऑफ फंक्शंस की जगह वर्ड क्या लिख दिया? कंप्रिहेंसिव। क्या बोलो, समझ में आ रहा है बात? तो वर्ड्स आर नथिंग बट गिविंग यू अ नो हाउ, बट अगर आप नाम लिख रहे हैं इनका तो आपको स्पेसिफिकली तीन वर्ड लिखना पड़ेगा। इफ यू आर स्टेटिंग सम वन डेफिनेशन, इट इज इन इन्वर्टेड कॉमा। यू कैन नॉट चेंज द वर्ड्स ओवर हियर, यू कैन चेंज द वर्ड्स इन दिस डेफिनेशन। आप यहां इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन की जगह मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव लिखो, एक बंदा आपका नंबर नहीं काट सकता चेकिंग करते वक्त। बट अगर आप यहां पे ये एसेंशियल नेचर की जगह और ये आगे बात की जगह मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा। क्यों बताओ? ये किसका डेफिनेशन है? एक पर्टिकुलर आदमी का, और आप वो स्टेट करते हुए बात कर रहे हो तो आप उसमें अपना छेड़छाड़, इवन कॉमा भी जगह पे आना चाहिए। ये बात आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर कोई का आदमी का स्टेट कर रहे हैं बात, तो कॉमा भी वहीं आना चाहिए। तो वो प्लीज, जैसे बचपन में पोएम याद करते थे, याद है? तो एकदम वो पैराग्राफ में जहां कॉमा है, जिस तरीके से वर्ड है वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। तो कोशिश कीजिएगा यदि कोई आदमी का डेफिनेशन याद कर रहे हैं तो उसमें छेड़छाड़ ना करे, और अगर याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लिखिएगा ही मत नाम, बस अदर डेफिनेशंस एज पर समबडी। तो मतलब बार बार यही, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नहीं पता सेक्शन नंबर, हम क्या करें? तो जो भी है रेलिवेंट है लिख दिए हैं, तुम ढूंढ ले क्या है। क्या बोलो? डन? पक्का एवरीबॉडी? आ जाइए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रह गया था, और वो है कौन बनाता है स्ट्रेटजी। रेडी करें? कितने लेवल्स हैं एक कंपनी में? 3। बताओ कौन कौन कौन? टॉप, मिडिल और लोअर। आज उनका असली नाम सुनते हैं। टॉप लेवल को बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल। क्या बुलाते हैं बताइए? कॉर्पोरेट लेवल। मिडिल लेवल को हम बोलते हैं बिजनेस। क्या बुलाते हैं बताइए? बिजनेस और डिविजनल लेवल। बिजनेस और डिविजनल लेवल। और लास्ट वाले लेवल को हम बुलाते हैं फंक्शनल लेवल्स। बोलो ओके सबको बात? लिखो ये बुक में बगल में, कॉर्पोरेट और क्या बताइए? टॉप। फॉर्मुलेटेड, कहां कहां स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट हो रहा है? ओनली इन टॉप की तीनों? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट तीनों लेवल। ऑफ कोर्स हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का ही बात करेंगे, वरना छोटा ऑर्गेनाइजेशन में भी सपोज जहां पे सब कोई एक ही है, लाइक मे बी माई फादर इज अ ट्रेड मर्चेंट एट जमनाल बाजार स्ट्रीट, तो वहां पे वो क्या है पता है आपको? वो ही कॉर्पोरेट लेवल है, वो ही डिविजनल है और वो ही फंक्शनल है। कल को कैंची काट के अगर उनको वो कपड़ा को भी काट के देना पड़े किसी को, रेडी है। मुटिया की तरह अगर उनको सामान उतारना पड़े तो वो रेडी है।
उनको पता है उनको सारे बिजनेस लेवल डिसीजन भी लेने हैं और उनको सारे कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन भी लेने हैं, क्योंकि वो एक क्या है बताइए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। वहां टोटल लोग ही 3 जन है, जिसमें वही पापा है, मेरा भाई है और एक स्टाफ है जो सामान वामान इधर उधर करता है। तो अगर जब वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट नेसेसरी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मनी, इट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बताइए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्केल का तो बात ही मत कर। यहां से ज्यादा रेवेन्यू है, मैं बता दूं, यहां से ज्यादा रेवेन्यू है। नहीं तो नहीं, साल में 15 करोड़ का टर्नओवर है। 15 करोड़ का टर्नओवर अगर साल भर में कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल नहीं है। 3 आदमी मतलब 2 मालिक और एक स्टाफ के साथ, तो उल्टा वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग यहाँ 17 आदमी लोग को रख के। बट प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम इज स्केलेबिलिटी। वो जो तुम बोला ना, स्केलेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बताइए, यहाँ पे लोग का मैनेजमेंट का दरकार ही नहीं है। ट्रेडिंग कंपनी है, सामान आना है जाना है, आना है जाना है, आना है जाना है, मार्जिन कम है, कोई डिसीजन लेने का दायित्व तो ही नहीं बनता। सिर्फ परचेज कौन सा, वो तो पता है, आगे वाला जो मांग रहा है वो मंगवा लेना है, सामने वाला जो मंगवा रहा है मांग रहा है वो मंगवा लेना है। सामने वाला बोल रहा है हमको ये तरीके का डिजाइन चाहिए, फोन किया उसको, मैन्युफैक्चरर को बोल दिया क्या कि इतना वाला डिजाइन भेज दो। तो एक ट्रेडर को तो मैं ऐसे भी एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक होलसेलर को भी मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक एजेंट की तरह ही देखता हूं। हर एक B2B में, वो जो B2B है उसमें जो वो बी है बीच वाला, वो हर एक एंगल से मेरे लिए एक एजेंट ही है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो सामने वाला मांग रहा है वो उसको दिलवा दे रहा है कि नहीं। वैसा यूनिट्स चेंज करके सामने वाले से हम खरीद रहे, मान लो एक बार में बड़ा लॉट है और सामने दे कितना रहे हैं छोटे छोटे लॉट्स में। दैट इज द वर्क ऑफ अ ट्रेडर, दैट इज अ वर्क ऑफ अ होलसेलर। बोलो डर है सबको बात। तो यही चीज माई फादर डज, माई ओन ब्रदर डज एंड इवन माई ग्रैंडफादर डज। बट उनका दुकान नीचे है ग्राउंड फ्लोर में और मेरे पापा का दुकान ऊपर है, 2 जगह ये लोग बैठते हैं। अब ये दोनों जन अपना अपना काम कर रहे हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, साथ में काम है हमारा, एक गल्ला है। बट ये जो एक गल्ला है, इस गल्ले में भी लोग कम हैं, फिर भी गल्ला बहुत बड़ा है। इसका रीजन क्या है सर? इट्स नॉट अबाउट स्केलेबिलिटी, इट्स अबाउट व्हाट बताइए सर? वी डोंट रिक्वायर सच मैनेजमेंट प्रोसेस। तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नॉट नेसेसरी जो बहुत सेल्स कर रहा है। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें बहुत रकम के लोग रिक्वायर्ड है। तो यहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट बताइए? जहां हायरार्की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। बोलो समझ में आ गया? लार्ज मतलब हमेशा पैसा से मत तोलना, लार्ज मतलब जहां ग्रुप ऑफ पीपल बहुत बड़े हैं। ओके एवरीबॉडी, आगे कॉर्पोरेट का दूसरा नाम क्या बताया आपको? टॉप। लिखिए डिवीजन के बगल में, और बिजनेस, और एक और बताया मिडिल लेवल, और लास्ट फंक्शन के बगल में बताइए लोअर लेवल। कहां बनता है स्ट्रेटजी? ऊपर लिख दिया, स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट ऑल थ्री लेवल्स। बट ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में जैसे मान लो एक डिसीजन लेना है, CFA स्टार्ट करे कि नहीं, तो वो कौन लेगा? फंक्शनल लेवल, डिविजनल लेवल की कॉर्पोरेट लेवल? क्यों ऐसा क्यों बोला आपने कॉर्पोरेट लेवल? बड़ा डिसीजन है मतलब कैसा डिसीजन है सर? बिजनेस के भी बहुत टॉप नॉच डिसीजंस में आते हैं, और ये कोई डिसीजंस कौन नहीं ले सकता हमारे? बोलो फंक्शनल और डिविजनल, यानी कुछ मेन बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस को कौन लेते हैं बताइए? कॉर्पोरेट। और वही छोटे मोटे डिसीजंस कौन लेंगे बताइए? फंक्शनल और डिविजनल। हाँ, मेन काम इन 2 डिवीजन का क्या है पता है? जो डिसीजन कहां से आया, ऊपर मतलब कौन? कॉर्पोरेट से, उसको क्या करना? इंप्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करना, मेन वर्क। बट इसका मतलब ये नहीं उनका सोल वर्क वो है, उनका वर्क दोनों है। अब वो एग्जीक्यूट करने के लिए भी वो क्या बनाएंगे? पहले एक स्ट्रेटजी, किसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो बता दिए कि ये करना है, बट अब इसको करना कैसे है वो भी तो एक क्या है? प्लान ऑफ एक्शन। तो वो भी करने का काम उनका है। तो वो वापस से एक अपने अंदर फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटजी और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। बट ज्यादातर स्कोप देखा जाए तो अगर मैं स्ट्रैटेजी को बांटू फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन में, तो फॉर्मुलेशन का काम है सबका, ज्यादा किसका है? कॉर्पोरेट का। इंप्लीमेंटेशन को बांटू तो अगेन ज्यादा किसका है? फंक्शनल डिविजनल का। कम किसका है? कॉर्पोरेट का। बोलो हाँ या ना? बट ऐसा मत बोल देना इट सोलली डिपेंड अपॉन वन पर्टिकुलर लेवल। नो, इट इज फॉर्मुलेटेड एट ऑल 3 लेवल्स। बड़े बड़े डिसीजन, मर्जर करे कि नहीं,
क्या किसी के साथ कॉम्बो बनाए कि नहीं, क्या प्राइसिंग रखे सब्जेक्ट का, कैसे क्लासेस ले, कब क्लासेस ले, क्या एफएम का बैच को बाद में रखे पहले रखे, किस बैच को किस बैच के साथ मर्ज करे, टाइमिंग क्या होने चाहिए क्लासेस की, ये सब हम लेगा कॉर्पोरेट लेवल। मैं सिर्फ बार बार एक बात बोलूंगा, एक ही डिसीजन से समझाऊंगा, नवीन क्लासेस। इससे जो आपको याद रहेगा वो और कोई तरीके से याद नहीं रहेगा। हाँ, जहां जहां लगेगा हमको कुछ बात बताना है बाहर का, मैं जरूर बताऊंगा। डन है। आइए देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, पहला ही वर्ड क्या आया, कौन सा स्ट्रेटजी? ओ, तो मतलब ये किसका बात कर रहा है बताओ, कौन से लेवल का? टॉप लेवल का। आर फॉर्मुलेटेड बाय, ऑफ कोर्स बता क्या रहे हो, टॉप मैनेजर्स। सच स्ट्रेटजी इंक्लूड्स लाइक क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान फॉर एक्सपेंशन ग्रोथ। एक और वर्ड आया क्या, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सुने हो कभी ये बात? अभी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सीएफए चालू करना, कुछ वर्ड बोला सुने, सीएफए चालू करना, और एक बोल रहा हूं 11-12 चालू करना। बताऊं, इसमें से एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है और एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है। एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल, दिमाग लगाओ, कैसा लाइन बनेगा? सीधा लाइन। सपोज हम आपको बता रहे हैं कि हम यहां हैं सीए में, हम सीएफए चालू कर रहे हैं और ये एक वर्टिकल लाइन है, समझ गए? मैंने लाइन बनाया, बताओ कहां आना चाहिए 11-12? एक सीधे लाइन में कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में? वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल? क्यों वर्टिकल? ऐसे मत बोलो, बोलो सर ये जो आप बात कर रहे हो ये एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा मॉड्यूल है, एक ऐसा चीज है जो एक स्टेज नीचे है किसके, सीए के, प्लस यहां से ही वो ऊपर जाते हैं, यही वाले बच्चे आगे जाके सीए में पढ़ेंगे। तो 11-12 एक तरीके का क्या हो गया बताइए हमारे लिए, बोलो कौन सा इंटीग्रेशन बताइए? वर्टिकल इंटीग्रेशन। और हॉरिजॉन्टल मतलब अपने ही भाई बहन जैसा कुछ काम, याद है? बताइए क्या आ जाएगा? सीएफए पढ़ाना, एमबीए पढ़ाना, ये सारी चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रहा है? सब क्या है बताइए? एक प्रोफेशनल कोर्स। सीए के भी ऊपर सर क्या हो सकता है आपका? अब सीए में लेवल्स भी होते हैं, फाउंडेशन, फिर क्या, इंटर, और क्या डिसीजन लेना, फाइनल। तो ये क्या हो गया एक पता है? वर्टिकल, ऊपर जाना। तो अगर हम सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ऊपर नीचे कर रहे हैं या सेम लाइन ऑफ बिजनेस में दाएं बाएं कर रहे हैं तो उसको हम बुलाते हैं ऊपर नीचे जाने को वर्टिकल, दाएं बाएं जाने को हॉरिजॉन्टल। बोलो डन है? ये सारे डिसीजंस कौन लेगा बोलो? कॉर्पोरेट्स। मैं बता दूं ये पूरा पैराग्राफ अभी कोई काम का नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर है आगे जाके। चाहिए चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। फटाफट जाइए, जाइए पहला ही पन्ना उसका देखिए, बुक में इंडेक्स में देख के चैप्टर नंबर 4 लिया नहीं अभी तक? बुक ले लिया कर, इसको शेयर कर इसके साथ फटाफट फटाफट। चैप्टर नंबर 4 का पहला पन्ना क्या है? पेज नंबर, अरे बुड़वक आगे इंडेक्स है 44, पहुंच गए सब? देखो वहां पहला ही टाइप में आपको दिखेगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दिखा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मिला बच्चा लोग? देखना कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है, कॉर्पोरेट लेवल के स्ट्रेटजी नीचे देखिए। क्या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 4 भाग में डिवाइडेड है? क्या स्टेबिलिटी, फिर क्या ग्रोथ, क्या भी वही पढ़ रहे थे, और क्या रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ ये, और कितने पन्ने तक ये फैला हुआ है आप देख सकते हैं आने वाले, दिख रहा है आपको? खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे नहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहां खत्म हो रहा है जाके पता है? 51 में, 7 में रिट्रेंचमेंट भी है, अच्छा हाँ 52 में, 52 में जाके खत्म हो रहा है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? और वो मिला एक और वर्ड, एंस ऑफ मैट्रिक्स। 52 में देखिए एंस ऑफ क्या मैट्रिक्स? प्रोडक्ट मार्केट, वही 2 वर्ड, प्रोडक्ट मार्केट। क्या समझ रहे हैं? यहां जाके हम पढ़ेंगे वो बात वापस से। तो सारी बातें एक दूसरे से क्या है बताइए अभी? इंटरलिंक। ये तो एक इंट्रो पढ़ रहे हैं हम हर चीज का, इसलिए अभी लोड मत लीजिए कि इसके ऊपर आंसर आएगा तो कैसे लिखना है। यहां से लिखना ही नहीं है, यहां तो बस जान रहे हैं। जो चीज यहां से लिखना है मैं खुद बताऊंगा क्या लिखना है, तो इसको रेफर करवा सकते हो आपकी। इस बात को हम कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 में जाके लिख लीजिए, रेफर चैप्टर नंबर 4। यानी जब हम ये पढ़ेंगे हम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कहां? चैप्टर नंबर 4।
अभी हम इसको बस ऐसी नो हाउ की तरह पढ़ रहे हैं। बोलो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ओके है? पता है वर्टिकल का इसलिए दो नाम आएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या नाम आएगा? फॉरवर्ड, और नाम से समझ में आ गया, फॉरवर्ड मतलब आगे का कोई लाइन ऑफ बिजनेस, और बैकवर्ड मतलब पीछे का कोई लाइन ऑफ बिजनेस। डन। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। ये नहीं समझ में आया मेरे को। एनीबडी वांट्स टू गिव एन एक्सप्लेनेशन? ना मैं, मेरा लो ना यार, कैफे खोल लेना, स्पा खोल लेना, नवीन क्लासेस स्पा या नवीन स्पा, नवीन कैफे। तो हमने क्या लाइन ऑफ बिजनेस चूज कर लिया? डिफरेंट। तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए? डाइवर्सिफाई करना। तो एक हो गया सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, एक हो गया डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, उसका मतलब क्या आ जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन। नया प्रोडक्ट, नया मार्केट, एकदम। क्या बोल रहे ना? स्पा। अबे ओए, क्या? और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टेक ओवर और क्या? मर्जर्स। लोगों के साथ क्या करना? मर्ज करना या टेक ओवर करना। आप जानते हो ऑलरेडी, अमलगमेशन, अमलगमेशन एंड मर्जर सुने हुए हो ना? अमलगमेट करना मतलब क्या तरीके से? एक तरीके से अमलगमेट करना मतलब क्या? देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्वायर करना मतलब कंपनी दो मिलके एक बन रही है, बट वो दो कंपनी मिलके जो एक बन रही है उसमें वो एक कंपनी जो लीडिंग कंपनी थी या जो वो होता ना स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, उनका नाम रह जाता है। इसको बोलते हैं, होता ना कंपनी को खा गए दूसरे वाले को। और मर्जर करना मतलब क्या होता है? दोनों मिला के एक नया नाम बनाता है कि नहीं? नया ग्रुप ऑफ बनाता है, और उसको बोलते हैं क्या बताइए? मर्जर। एक फ्रेंडली नेचर का होता है, एक थोड़ा सा दबाव भरा होता है। तो इस तरीके से काम होता है दोनों में। तो ये डिफरेंसेस आप वापस आगे जाके पढ़ेंगे। डन। आगे, न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इन्वेस्टमेंट? नए जगह में पैसा लगाना। तो डाइवेस्टमेंट, पैसे निकालने को डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब पैसे जहां लगाए थे उससे वापस निकालने को डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद R&D प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? ऊपर वाला। दिस कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटजी नीड टू बी क्या? ऑपरेशनलाइज्ड बाय हुम? डिविजनल एंड फंक्शनल लेवल की उनके भी स्ट्रेटजीज के थ्रू। अभी बोला सिर्फ उनके बोलने से नहीं होगा, ये बोला हुआ काम को एग्जीक्यूट करने से पहले भी क्या बनाना होगा? स्ट्रेटजी। हमको बोल के चले गए वो कि एक काम करना है हम लोग को। क्या करना है हमको? ये नया लाइन ऑफ बिजनेस लाना। अरे भाई, ये नया लाइन ऑफ बिजनेस लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी बनाया था। जैसे मुझे याद है बालाजी चिप्स। बालाजी चिप्स, बालाजी पहले चिप्स में नहीं था, वेफर्स में नहीं थे, उन्होंने सिर्फ भुजिया ये सब बनाया। फिर वो लोग बोला अपना चिप्स लाते हैं। जब चिप्स लाया बालाजी चिप्स, तो दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। इनके जो मार्केटिंग एजेंसीज थे, जो मतलब डिविजनल लेवल लोग थे, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने तरीका बनाया कैसे इस चीज को एग्जीक्यूट करें, और उसका प्लानिंग क्या किया? बोला हम लोग कोई पैसा नहीं खर्चा करेंगे, 1 रुपया खर्चा नहीं करेंगे किस पे? मार्केटिंग पे। एक ही काम करेंगे, हर लोकल वेंडर के यहाँ हमारे जितने स्टाफ से, मान लो आज वहां पे काम कर रहे हैं 1200-1300 लोग, सबको एक ही बात बोल दिया कि जब जाओ जो भी चीज मांगो साथ में एक चीज मांग लेना। क्या? बालाजी का चिप्स है, बालाजी का चिप्स है, बालाजी का चिप्स है। अब वो हर एक लोकल वेंडर के जब दिमाग में जा रहा है, जो कि एकदम B2C वाले लोग हैं, वो B2C वाले लोग में वो बी वाले किससे बात करेंगे? जब कौन आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर वाला। क्या देने? चिप्स। तो चिप्स देने जब आएगा उसको क्या बोलेगा? भाई बालाजी चिप्स क्या है भाई? ये मांग रहे लोग, डिमांड आ रहा है मार्केट में। याद है मैंने बोला था लोअर वाले लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को। तो उन्होंने माथा में डाल दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे ही वो डाला, वो डिस्ट्रीब्यूटर बोला अरे बेटा ये मांग रहा है, तो वो पहुंचा किसके पास? मैन्युफैक्चरर ऑफ बालाजी के पास। बोला हमको आपका डिस्ट्रीब्यूटर राइट चाहिए। क्यों? कस्टमर के मुंह में नाम है, तो भैया फटाफट ये चीज का डिस्ट्रीब्यूटर राइट दीजिए हमें। तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, लोगों के दुकान तक पहुंचा, और अब कस्टमर को दिखने लगा क्या? अरे वाह, नया चिप्स आया है क्या? बालाजी। पूरा साइकोलॉजी गेम। और इस साइकोलॉजी गेम के साथ बालाजी चिप्स एंटर इनटू द मार्केट। अब अगर बालाजी चिप्स इस तरीके से आया, क्या ये स्ट्रैटेजी टॉप लेवल बनाया? कौन बनाया? बस टॉप लेवल क्या बनाया? क्या करना कि यार हाँ हमें बालाजी चिप्स लॉन्च करना चाहिए। अब इसको लॉन्च करने के बाद मार्केट का स्केलेबिलिटी कैसे संभालना है? तुम देखो भाई,
रखे क्यों है तुम जैसे सी एस सी एम एम बी एस को? तुम्हारा काम ही क्या है ये करना, अब हमारे कंपनी को आगे लेके जाना। तब ये स्ट्रैटेजी बनाना उनका काम था। क्या करना? स्ट्रैटेजी बनाना। देखिए वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑपरेशनलाइज करना, ना कि अपने काम के थ्रू, अगेन अपने स्ट्रैटेजी के थ्रू। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑपरेशनलाइज्ड बाई क्या? बाई क्या? बोलो, डिवीजन एंड फंक्शनल वर्क की स्ट्रैटेजी। तो उसको ऑपरेशन में लाने के लिए भी फिर एक स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, सिर्फ बोलने से नहीं चलता। और वो कौन बनाते हैं बताइए? डिविजनल एंड बोलो फंक्शनल। तो एक होता है ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और एक होता है क्या बताइए? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। अगेन ये चैप्टर नंबर 5 में जाके आप पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, पहला कॉर्पोरेट और दूसरा डिविजनल। पता है डिविजनल स्ट्रैटेजी के लिए एक नाम आएगा आगे, अभी मत लिखना, टैक्टिस। क्या वर्ड बोले सुने? टैक्टिस। सुने हो आप लोग? टैक्टिक लगाना अपना। क्या टैक्टिक लगाना? कि सर हमने कुछ टैक्टिस के साथ सोचा। अपने ये एक निजी जिंदगी में भी बात बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बनाना या यार मेरा टैक्टिस था ये काम करना। अपने जनरली हिंदी भाषा में ये वर्ड बहुत यूज करते हैं स्ट्रैटेजी वर्ड की जगह। तो वही ऑपरेशनल लेवल पे यूज किया जाता है और कॉर्पोरेट लेवल पे क्या वर्ड यूज किया जाता है? स्ट्रैटेजी। डन है? देखिएगा क्या वर्ड आया वापस से, अंडरलाइन या सर्कल, क्या? स्ट्रैटेजी। यानी ऑपरेशनल में लाने के लिए भी पहले क्या आता है? स्ट्रैटेजी, सीधा वर्क नहीं। रिगार्डिंग क्या? ये देखो आ गया वर्ड, क्या? प्रोडक्ट लाइन, कितना प्रोडक्शन करे, क्वालिटी क्या रखे, प्राइसिंग क्या करे, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करे, मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करे, परचेजिंग कहां से करे, पर्सनल डेवलपमेंट मतलब एचआर को कहां से लाए, एक्सेट्रा। ये सारा काम किसका है अब? डिविजनल और फंक्शनल लेवल का। बोलो ये भी क्या है? एक स्ट्रैटेजी और वो भी क्या है? एक स्ट्रैटेजी। तो कभी भी शॉर्ट नोट आता है तो यहां से रीड करके रखें, बट लिखने का दायित्व आगे से और मिल जाएगा कि स्ट्रैटेजी किस लेवल पे बोला जाता है। तीनों। हाँ, मेन कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज कौन बनाते हैं? टॉप लेवल। और फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रैटेजीज कौन बनाते हैं बताइए? बिजनेस एंड, बोलो कौन? बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल। बोलो डन? पक्का एवरीबॉडी? लास्ट मिथ जिसके साथ उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक में जाएंगे। रेडी? देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रैटेजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम September 26। स्ट्रैटेजी इज क्या? पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली। अगर ये आदमी टिक करके बोल रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑफ कोर्स है। और पता है हर चैप्टर से अल्टीमेटली 2 ही 5 मार्क है, 10 मार्क ही है। एक हम बोल दे रहे हैं कि हाँ मैक्सिमम चांस यही आने का है। तो भैया अल्टीमेटली आप देख रहे हैं, अगर एक चैप्टर को हम 15 क्वेश्चन में डिवाइड करें, आना कितना है? 2 ही। अगर उसमें भी हम कुछ 5-7 आपको बोल रहे ज्यादा काम का है तो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी को भी पढ़ के तो जा ही रहे हैं। यानी अल्टीमेटली कंटेंट बहुत छोटा है और इसलिए मैंने इसको बनाया भी वैसा है। क्या डन? क्या आया? स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ये पूरा बुक समझने के लिए ही है। रेडी? देखो, अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड यूज करता है लोग, मिक्सचर की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया? ब्लेंड। वही मिलावट। किस चीज का मिलावट है बताइए? प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस एंड रिएक्शंस। प्रोएक्टिव एक्शंस मतलब ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड रिएक्ट किस पे करना है? कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, यानी अचानक से कुछ नया चीज आ गया जिसके लिए हम रेडी नहीं थे। 1 मिनट, तो प्रोएक्टिव क्या है? अच्छा, तो मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स के लिए नहीं बनते हैं? हाँ, क्या लग रहा है? मतलब प्रोएक्टिव कैसे बनाते हैं? चलो मेरे को हेल्प करो। अभी से आपको एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनाना है। मैं फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेटजी बनाना है, दिया सबको कि सितंबर 2026 में दोनों ग्रुप क्लियर करना है विद 350 मार्क्स। क्या ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हुआ? बट क्या ये एंटिसिपेटेड है कि अगेन अनएंटिसिपेटेड है? कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके इस डिसीजन को अभी से आप श्योर हो आ जाएगा। क्या क्या करे आपको पता है? पेपर आपको पता है कैसा आएगा कि आपको पेपर नहीं पता? तो मतलब पेपर नहीं पता तो ये भी स्ट्रेटजी क्या है? एक अनएंटिसिपेटेड। तो सिर्फ अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट रिएक्शंस को इसमें क्यों बोला गया, उधर क्यों नहीं बोला गया? कोई मेरे को एक्सप्लेन करे तो मजा आए कि सर भाई अभी से सोच लेना 350 आ रहा है,
इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, और बाद में जाके डिसीजन चेंज करना इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। अभी तुम 350 कैसे सोचा, हम ये बोल रहे हैं। तो वो भी तो अनएंटिसिपेटेड ही है। यस, हमने यहां पे क्या किया पता है, अभी तक का ट्रेंड देखा, कुछ वर्ड बोल रहे हैं सुने, अभी तक का ट्रेंड देखा, ट्रेंड नहीं पता तो मार्केट का हाव भाव देखा, क्या कि सब क्या सोच रहे हैं, अगर सभी ये सोच रहे हैं तो यार हम भी ये सोच लेता है। मतलब यहां क्या होता है पता है, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी में वी जनरली सी अ पास्ट ट्रेंड और उस हिसाब से वी एंटिसिपेट। हाँ, होने को वो भी चेंज हो सकता है बट वी एंटिसिपेट। यहां पे भी एंटिसिपेशन चलता है और नेक्स्ट में भी एंटिसिपेशन चलता है, बट नेक्स्ट वाले में क्या होता है पता है, होने के बाद रिएक्ट किया जाता है, और ये क्या है बताइए, होने से पहले। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एक सेट ऑफ अजम्पशंस के साथ चलता है कि ये होगा और हम इतना 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 कर लेंगे। कल को अगर एक भी अजम्पशन में चेंज आया, यानी जो हमने एंटिसिपेट किया था वो चीज नहीं हो पा रहा, तब वो क्या बन गया बता, एक अन। तो देख रहे हो वर्ड अनएंटिसिपेट का मतलब क्यों आया, आई एम वेरी मच क्लियर नाउ, आई थिंक सो। एंटिसिपेट जो किए थे वो नहीं हो पाया, इसलिए वर्ड क्या है, अनएंटिसिपेटेड। अनएंटिसिपेटेड का मतलब ये नहीं हुआ कि जो सोचे ही नहीं थे वो हो गया ना, सोचे थे और वो नहीं हुआ का मतलब है अनएंटिसिपेटेड, कि सर हम एंटिसिपेट किए बट वो चीज नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से उन सब केस के अगेंस्ट जब हम वापस क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी को बदलते हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, बोलो पक्का एवरीबॉडी। और नया कुछ हुआ ऑफ कोर्स, इसलिए देखो वापस आया, एंड व्हाट फ्रेश मार्केट कंडीशन। ये अब आया जो आप पहले सोच रहे थे अनएंटिसिपेटेड का मतलब। आपको क्या लगा पता है, अनएंटिसिपेटेड का मतलब कुछ नया हो गया, गलत। नया हो गया वो यहां आया वर्ड क्या, तो अनएंटिसिपेटेड का मतलब जो एंटिसिपेट किए थे वो नहीं हुआ, अल्लाह, जो अजम्पशन के साथ स्टार्ट किए थे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी वो आगे जाके नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए, अनएंटिसिपेटेड जो डेवलपमेंट्स हो गए, जो सोचे थे वो नहीं हुआ। और एक क्या हो गया, कुछ नया आ गया, फ्रेश डेवलपमेंट्स, लाइक कोविड आ गया। पहले तो सोचे थे कुछ, वो नहीं हुआ, साथ ही साथ क्या आ गया, कोविड आ गया। तो वो कोविड आना क्या हो गया, एक फ्रेश मार्केट कंडीशन, कुछ ऐसा नया सर्कमस्टेंसेस जो अलग ही है। ये तो हम एंटिसिपेशन दूर का बात है, क्या है था ये एकदम ही नया बात। बोलो समझ में आता है दो वर्ड का डिफरेंस। देख लो इंग्लिश लाइन लिखने का मतलब, आज के दिन में दोनों वर्ड आपको सिनोनिम लगेगा, बट इस दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है समझे। एक क्या, जो सोचे वो नहीं हुआ, और एक जो सोचे ही नहीं थे नए से आ गया। बोलो समझ में आता है बात। इन दोनों के अगेंस्ट जो हम रिएक्शन लाते हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। बोलो डन। तो बताओ प्रोएक्टिव क्या है सर, कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस के साथ जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कुछ एंटिसिपेशन के साथ जब हम काम करते हैं, और जब वो एंटिसिपेशन रॉन्ग हो जाए या फिर नया कंडीशन आ जाए तो उसके अगेंस्ट जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ध्यान रहेगा दोनों बात, पक्का एवरीबॉडी। चलिए, इन अदर वर्ड्स अ कंपनी यूज व्हाट, बोथ proactive and reactive to cope up with of course the uncertain business environment। very very important, uncertain का दूसरा वर्ड मैं बोल सकता हूं turbulent business environment। सुने टर्ब्यूलेंस, बहुत बार सुने होंगे, क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब क्या ये पूरा इन्वायरमेंट क्या है, बड़ा टर्ब्यूलेंट, उतार चढ़ाव चलता रहता है। और इस उतार चढ़ाव को संभालने के लिए हमें दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए, क्या क्या, प्रोएक्टिव भी और रिएक्टिव। क्या बोले सुने वापस, टर्ब्यूलेंट वर्ड लिखेंगे, अनसर्टेन के साथ साथ क्या, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट मतलब बहुत उतार चढ़ाव, या बोलो बहुत फ्लक्चुएट करता है वो इच इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस के इर्द गिर्द। आपको पता है बिजनेस के इर्द गिर्द बहुत सारे इन्वायरमेंट है। पहले तो हमारे कस्टमर्स, बहुत पास पास वाले, क्या बोले, हमारे कस्टमर्स, हमारे कंपटीटर्स, हमारे सप्लायर्स, ये सब कौन हो गए बताइए, हमारे इर्द गिर्द। और इसके बाहर की दुनिया भी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, गवर्नमेंट, है ना, फॉरेन, बोलो वहां की नहीं, लीगल, ये सारे चीजें भी इंपैक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो देयर आर अगेन आसपास और एक क्या, दूर दूर, जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे माइक्रो एंड मैक्रो।
और ये अगला 2 चैप्टर बनने वाला है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। तो बिजनेस इन्वायरमेंट आगे जाके आप पढ़ोगे। स्पेसिफिकली बिजनेस इन्वायरमेंट इज स्पेसिफिक टू आउटर वाला चीज, क्या डन। और इंटरनल एकदम खुद वाला बात बाद में करेंगे, ठीक है। एक हो गया एक्सटर्नल और एक कौन हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनल बाद में समझाऊंगा। आपने सुना होगा बचपन में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, याद है, स्वॉट एनालिसिस, बस उसमें SW इंटरनल इन्वायरमेंट और OT सुनेंगे आप एक्सटर्नल। आएगा सब, ये सब आएगा, जो कॉमन वर्ड्स फेनोमेनन्स आप बचपन में सुन चुके हो वो आएगा, आएगा आएगा। बोलो क्या हुआ? AC आप बंद कर दो, फोन से डाउनलोड कर लो कोई ऐप, फोन बंद कर, नीचे से दिखता है हमको दोनों जन का। चलो, तेरे को तो डरना ही चाहिए रे, पुराना याद नहीं है बात। प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज क्या बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या? प्लान्ड स्ट्रेटजी। देखना ये वर्ड आना चाहिए, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज आर प्लान्ड। मैं इस वर्ड को थोड़ा रीफ्रेम किया, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं लिखता है, बट मेरे को लगता है इसका वर्ड क्या होना चाहिए, बताए? प्री प्लान। तो सर प्लान तो मतलब प्री प्लान ही होता है ना? ना ना, कुछ प्लानिंग क्या किया जाता है पोस्ट, और कुछ प्लानिंग क्या किया जाता है प्री। तो ये कौन सा प्लानिंग हुआ? प्री प्लान्ड वर्ड दो इसको, क्या वर्ड दो बताओ? प्री प्लान स्ट्रेटेजी। जबकि रिएक्टिव इज अ वेरी गुड वर्ड दिया, ये ICA का वर्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्या? अडेप्टिव रिएक्शन या अडेप्टिव स्ट्रेटजी। तो दूसरा वर्ड ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटजी इज, बोलो क्या? अडेप्टिव। और दूसरा वर्ड ऑफ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज व्हाट, बताओ? प्री प्लान्ड। मेरा वर्ड है ये, प्री प्लान्ड। इंस्टीट्यूट प्लान्ड वर्ड बोला, मैंने वर्ड डाला क्या? प्री प्लान्ड। ओके एवरीबॉडी, पक्का? अगेन इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक धागा। ये भी ना हो कि एकदम ही तोड़ दे उस स्ट्रेटजी को, दोनों को मद्दे नजर रखते हुए आगे बढ़ना है। और इसीलिए देखो क्या लिखा, इन्वॉल्व स्टिचिंग टुगेदर। व्हाट व्हाट बोलो? एक स्ट्रेटजी ऐसा बनाना चाहिए कि कल को अगर धागा को अगर वहां से दूसरा एक लाइन होता है ना, निकालना भी पड़े तो ऐसा ना उसको काट के नया बनाना पड़े। क्या करना, उधर से ही एक स्ट्रिंग और अटैच करके आप नया बना लो। याद है कॉमन थ्रेड, क्या वर्ड था ये, कौन बोला था? तो जैसे वो बचपन में देखते थे पिक्चर वही मल्टीवर्ड, जैसे यहां से ही कोई एक नया निकल गया, तो सर वो नया निकल गया, ऐसा ना हो कि उसको तोड़ते हुए एक नया लाइन बनाए। अब इधर तक आए हैं तो यहां से एक नया धागा क्रिएट करो। तो इट शुड बी व्हाट, बताइए? एक स्टिचिंग साथ में टुगेदर। व्हाट? अ प्रोएक्टिव, या एक और वर्ड प्रोएक्टिव का, इंटेंडेड। क्या वर्ड बोला है बताइए? इंटेंडेड। तो प्रोएक्टिव, प्री प्लान्ड या इंटेंडेड, एक ही बात। बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। देखा जो वर्ड आपको बोला, पहले जो हमने देखा है कि ये करने से हो गया। आपने बोला ना सर आज तक तो ऐसे ही करते थे तो मेरा काम हो जाता था, हमने ऐसे ऐसे पढ़ के गए, देखिए ऐसा हुआ, तो अभी भी मेरा पुराना स्ट्रेटजी काम आएगा। हो सकता है यहाँ पे भी वो वर्क कर जाए। उसको क्या बुलाते हैं? प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस। और उसके बाद देन अडेप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शन एज सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कंपनी चेंजेस और अ बेटर ऑप्शन इमर्ज इज कॉल्ड अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। ओके एवरीवन, बस यहीं तक पढ़ना है। और आइए अब आप मेरे साथ साथ नीचे क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर बहुत नीचे जाके 80s के बाद देखिए एक नया बुक दिखेगा। और जिनके पास 2 अलग अलग बुक मिला है उनको 2 अलग अलग बुक मिल सकते हैं। किनका 2 बुक है? यहाँ किसी के पास 2 बुक की सिंगल बुक? 2 बुक है ना तेरे पास, और कोई के पास नहीं, बाकी सबके पास सिंगल बुक है। तो वहां देखेंगे आप 82 के बाद एक नया कंटेंट चालू हो रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक। मिला पेज 82 में पहुंचने के बाद। इस 82 में पहुंचने के बाद देखिए फिर एक कंटेंट पेज चालू है, जहां वापस से 70 पन्ने में मैंने पूरा वापस सारे जो ऊपर ज्ञान लिखा है उनको क्वेश्चन आंसर वाइज तोड़ दिया। क्योंकि अभी एक ही डाउट है, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना, अब उसका आंसर दिया हूं यहां जाके, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना। अब यहां भी देखेंगे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड, फिर नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, पास्ट ईयर क्वेश्चन दिया है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि क्या क्या चीज कवर्ड है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर है। रेडी है? कुछ नया आएगा भी, लाइक पिछले टर्म का जो क्वेश्चन है कुछ अनोखा था, आई विल डिस्कस इट इन द क्लास लाइक आई डिड इन कॉस्ट FM वॉट एवर। तो आपको टेंशन नहीं लेना।
डन। मैं खुद चला के बोल दूंगा, देखो कुछ नया आया, मैंने भी आज तक नहीं कराया, आओ कर लेते हैं अभी। डन। सबसे पहला काम कहां जाके पढ़ना है पता है? बहुत मस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, यमी टमी। आ जाओ, आ गए। आईसीआई के क्वेश्चन बैंक मतलब उनके स्टडी बैंक में ये केस सिनेरियो लिखा हुआ था। सिर्फ केस सिनेरियो पढ़ोगे, आंसर नहीं। पेज नंबर 1 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2, यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स। पढ़ो क्वेश्चन। चलो, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनी। मतलब क्या बताना है, किस कंपनी ने कौन सा स्ट्रेटजी अपनाया। बताओ, यमी फूड्स ने क्या किया, प्रोएक्टिव, और टेस्टी फूड ने विच इज सुपीरियर। एक मिनट, अपने तो बोले थे दोनों बेस्ट है, बट एक मिनट, फिर भी अगर पूछ रहे विच इज सुपीरियर तो बताओ किसको सुपीरियर बोलोगे, टेस्टी को कि यमी को? चलो यहां पे लड़ाई आ रहा है, टेस्टी यमी, ठीक है मैं पढ़ लेता हूं। Yummy food and tasty food are successful competing in the business of ready-made या ready to eat snacks in Patna. Yummy has been pioneer in the introducing innovative products and these products will give them good sale. However, tasty food will introduce the similar product in reaction to the product introduced by Yummy food, taking away the advantage gained by the former. एक मिनट, यानी इस पूरे बात को समझने के तरीका, कोई एक कंपनी है जो पहले कुछ नया कर रहा है, वो देख रहा है रुक जाओ इसको करने दो, अगर क्या हुआ सक्सेस, यानी इसका कंपनी लोग मानने लगा, प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहा है, हम भी ले आएंगे वही चीज, कल को हम भी ले आएंगे वो चीज। तो एक बात है, एक आदमी के पास डैश एडवांटेज है, वेरी गुड, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, बट हाँ वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ साथ कुछ काम नहीं करेगा तो कई बार क्या होगा, फेल। उसके अलावा सेकंड वाला यही कर रहा है, जो जो चीज सक्सेसफुल है उसी में घुस रहा है। तो डिस्कस द अप्रोच तो हो गया, बट विच वन इज सुपीरियर का अगर बात आया तो आपको क्या लग रहा है, किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? यमी फूड को। यानी डैश स्ट्रेटजी इज सुपीरियर टू डैश स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव इज ऑलवेज सुपीरियर टू रिएक्टिव। एक रिएक्टिव स्ट्रेटजी से बेटर हमेशा क्या है बताइए, प्रोएक्टिव। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम क्या रहेंगे, प्रोएक्टिव ही। रिएक्टिव रहना सही बात नहीं है, क्योंकि अभी बताया पहले वाले के पास क्या रहेगा, तो यदि तुम ला भी लेगा वो प्रोडक्ट, अगर वो भाग गया किसी को, किसका, पहले वाले का। मान लो हमने एक नया फ्लेवर लाया, सपोज पाव भाजी या ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडीमेड फूड, अब वो देख रहा है ये रेडीमेड फूड उसका क्या हो गया, हिट, तो वो भी ले आया पाव भाजी वाला रेडीमेड फूड। बट क्या पाव भाजी रेडीमेड फूड ऑलरेडी एक जन का नाम हो चुका है उसमें, किसका, इसका, यमी फूड्स का पाव भाजी फ्लेवर बढ़िया है। अब वो फ्लेवर वापस वो नया वाला लेके आएगा तो उसको क्या मार्केट में आने में टाइम लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो क्या ले चुका है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कल को वो तो गंदा भी लाता है तो फ्लेवर ही लाया था, तो गया गया उसका अभी भी वो चीज तो हिट चली रहा है जो पहले से मार्केट में हिट था। समझो ये सारी बातें। चिप्स का भी फ्लेवर्स आता है ना, तो क्या आप क्या, जैसे सपोज ये लेज लाया, एक तो घटिया मटिया फ्लेवर आया था, नींबू वींबू वाला, ग्रीन चिली लेमन, चला ही नहीं, जो भी था जो भी था। बट अभी वो एक आया था वो ऑरेंज वाला, अच्छा चला हमको लगा है, वेस्ट इंडी, हाँ ऑरेंज कलर का पैकेट, इतना ध्यान है, ऑरेंज कलर का पैकेट हमको भी ध्यान है। ऐसे वो ब्लू लेस हिट हुआ मसाला वाला है ना, ग्रीन एक टाइम पे था, टोमेटो टेंगी खत्म हो गया, रेड वाला है कि नहीं, अब वो ये आया वापस ऑरेंज, थोड़ा चला। बट उसके साथ साथ तो और भी वो लोग लाया था, कुछ हिट होता है कुछ हिट नहीं होता। अब बिंगो बेटा कॉपी कर लिया कि हम भी ले आएंगे यही वाला। अब बिंगो कॉपी कर रहा है, वो क्या कर रहा है बताइए, पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहा है, तो कल को तुमको अगर वो फ्लेवर भाएगा तो तुम हमेशा, अच्छा आज के दिन में ग्रीन लेज ही बोलते हैं, सीधा ब्लू लेज ही बोलते हैं, मतलब इंडियन मसाला नहीं, वो जो मसाला वाला चिप्स है उसको अपने यही बोलते हैं, ग्रीन लेज देना या ब्लू लेज देना, ना कि अपने ब्लू कम कोई और का ले लेते। इवन बिंगो भी क्या करता है, कोई और कंपनी भी क्या करता है पता है, अगर इंडियन मसाला लाया है तो ब्लू कलर का पैकेट भी लाएगा।
अगर वो क्रीम एंड अनियन ला रहा है तो वो भी ग्रीन कलर का पैकेट मिलाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये कौन सा स्ट्रेटजी हुआ? रिएक्टिव। क्या लगता है आप ज्यादा किसका खरीदोगे? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ब्रांड, इट्स अबाउट अ फर्स्ट कौन लाया। आज अगर कोई एक नया चीज कोई दूसरा ले आता है ना, तो पहले आप उसके नाम से जानते हो। जैसे एक क्रैक्स लाया था गोल गोल शेप का, वो ऐसे बच्चा लोग ऐसे निगाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कॉइन्स ऐसे शेप में लगा के। अब वो कोई और ले आए, तुम नाम यही बोलो कि क्रैक्स वाला लेके आना, वो गोल गोल, है कि नहीं बताइए। तो वो जो प्रोडक्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना, वो जबान में आ जाता है। उसके बाद सबको चाहिए नहीं, क्रैक्स वाला ही चाहिए। अब तुम दूसरा कंपनी लाते रहो, हमको क्रैक्स वाले का ही खाना। बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो मेरा क्या कहना चाह रहा हूं? रेडीमेड फूड इंडस्ट्री का बात आया, इसलिए वही बात किया। आओ आंसर पढ़ो, देखो अब एग्जाम में कैसे लिखना है। सुनो मेरा बात, पहले बचपन में सुने केस स्टडी को लिखने का तरीका। पहले प्रोविजन समझाएंगे, एज पर दी डैश 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 सेक्शन ऑफ डैश डैश डैश, कि ये होता है। फिर केस स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे क्या हुआ, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। या कौन सा सेक्शन, कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट, कौन सा प्रोविजन, कुछ नहीं। तो सर यहां एक्सप्लेनेशन नॉट रिक्वायर्ड। और अगेन ये तो एक जजमेंटल बातें हैं, और एक जजमेंट कैन गो प्रोएक्टिव के तरफ अच्छा या रिएक्टिव की तरफ। कोई भी स्ट्रेटजी गलत अच्छा नहीं है, बट अगर आप मेरे से एक जजमेंटल आंसर पूछ रहे हो, तो हमको तो वही आंसर देना होगा जो हमेशा सुपीरियर है। और वो कौन है, किसके ऊपर? प्रोएक्टिव है, किसके ऊपर? यू कैन नॉट जज इन दैट वे कि सर देखो उसके लिए वो बेनिफिट हो गया तो हो गया, हो गया। 100 में एक बार होगा, 2 बार होगा, बट 100 में 99 बार या 98 बार क्या होगा बताओ? प्रोएक्टिव ही बेटर देन रिएक्टिव। हाँ हम्म। तो वो तो कमाया भी तो नहीं। अगर फेल हुआ तो तुम प्रॉफिट वाइज देख रहा है। तुम अगेन क्या देख रहे हैं बताता हूं। कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सामने वाला चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं किया, जब तक क्या नहीं हुआ वो, मान ले 2 फेल हुआ, फिर एक तीसरा अच्छा हुआ। तो जब वो तीसरा अच्छा हुआ, वो तीसरा लॉन्च किया, क्या उसको उसका मार्केट शेयर कमाने में टाइम लगेगा? क्यों? जब वो लॉन्च किया उस समय तो उसका नाम ही नहीं था। वो मांग रहा है, ठीक है, उस कंपनी को बोल रहा है आपके पास ये वाला है क्या? नहीं यार मेरे पास तो नहीं है। तो वो किससे लेना चालू कर दिया? तो एक चीज तुम देख रहे, खुद का कस्टमर कट के कहां जाने लग गया। वो कौन देखेगा? मेरा ही कस्टमर अब क्या बोल रहा है, इसके पास ये फ्लेवर नहीं है, कोई बात नहीं, इससे ले लेते तब एक बार। बोलो हाँ या ना। तुम नहीं रख रहे हो दुकान में तो हम किससे ले लेंगे? दूसरे वाले से। अब एक बार वो कस्टमर उधर जाने लगा क्योंकि उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं था। अब क्या मालूम वापस आए ना आए। तो सब एंगल से भी देखेगा ना, तुम कस्टमर भी तो टूट रहा है अपना, यानी यू आर लूजिंग योर मार्केट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग में भी। क्योंकि क्या हो जाएगा बाद में, एक बार जब उसका खाने लगेगा फिर तो वो क्या बोलेगा, भाई यार एक कंपनी का ला रहे हैं, सारा भी उसी का ही ले आते ना, घर पे रखेंगे तो सेम ब्रांड का सब सामान। समझ रहे हो कि नहीं बात? एक बार एक सॉस आ जाता है ना, या एक कोलगेट आ गया ना, कोलगेट की जगह उसके बाद एक दिन भी पेप्सोडेंट खरीद के नहीं लाओगे तो कोलगेट मतलब कोलगेट। अब वो ही टूथपेस्ट है हमारे लिए, मतलब टूथपेस्ट बोलता ही नहीं है, कोलगेट देना। अब वो कोलगेट की जगह कुछ और पकड़ाएगा, तुम लेके ही नहीं आएगा घर। भले ही बोलेगा अरे इसमें देखो ज्यादा दांत साफ होता है। अरे घंटा साफ चाहिए हमको, हमको कोलगेट चाहिए टेस्ट भाग गया। बचपन से करते आ रहे हैं, टेस्ट भाग गया, बकवास है। आ जाओ, मेरा कहने का मतलब सुनना वापस। इस पूरे बात में हमें उस तरीके से आंसर लिखना ही नहीं है। अगेन एक केस सिनेरियो का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आंसर्स लिखने का तरीका है वापस से दोनों बात को समझा देना। यानी एक पैराग्राफ देगा ये लोग किसके ऊपर पता है, प्रोएक्टिव, और एक पैराग्राफ किसको समझाएगा, रिएक्टिव, फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर देगा। यानी यहाँ वो पहला वाला काम खत्म हो गया। कौन सा पहला वाला? एज पर दी प्रोविजन। यहाँ सीधा अपने को क्या समझाना स्टार्ट करना है, केस सिनेरियो, और फिर क्या ड्रॉ कर देना है, कंक्लूजन। तो जो 3 पैरा आप बचपन में पढ़ते थे फॉर लॉ या ऑडिट या टैक्स, इसमें से पहला पैराग्राफ अब डिलीट। सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब आप सीधा स्टार्ट कहां से करोगे बताओ, एक्सप्लेनिंग दी केस सिनेरियो एंड डायरेक्टली ड्रॉइंग अ कंक्लूजन। देखो वही किया है क्या ये लोग, पढ़िए। यमी फूड इज अ क्या बताओ, प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, सीधा, कुछ और नहीं। उसके बाद ऑन द अदर हैंड बोलो, टेस्टी इज रिएक्टिव। ये तो आपने भी पकड़ लिया था, आया ना। आगे अब समझाया क्या, प्रोएक्टिव होता क्या है। तो क्या वही एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो
तो आप देख रहे हो केस सिनेरियो भी क्या है, एक इनडायरेक्टली हमसे डेफिनेशन मांग लिया किसका, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्लीज पढ़िए आंसर फटाफट यहां से आप ये काम अब आप कीजिए। और फिर सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन अगेन वो कंक्लूजन है, प्लीज रीड एवरीबॉडी। क्या वो सारे वर्ड्स आ गए, रिएक्टिव का मतलब, प्रोएक्टिव का मतलब, दोनों का एक एक बेस्ट डेफिनेशन ले आया। अब आया मेन, इफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस क्या परमिट्स इट इज बेटर टू बी, देखा जो आपको बोला हमेशा जरूरी नहीं है प्रोएक्टिव बेटर हो। अब अगर आप मेरे को इस सिचुएशन में डाल रहे हो कि दोनों में से एक को बेटर बोलना है, अब नहीं बोलते क्या मम्मी पापा कौन अच्छा है, बच्चे बोलते ना अरे बताओ मम्मी अच्छा, बोला अरे कैसे बोलते दोनों अच्छे। अब उस समय कैसे बोले, किसके आगे पता है, अंदर ही अंदर, हाँ ये पागल है यही ठीक है, बोले कैसे, नहीं एक तो बोलना पड़ेगा, छोटा बेटे को बोलते ना एक तो बोलना पड़ेगा देख लो, नहीं तो ये नहीं देंगे। अब वो उस समय जो बोल दिया टॉफी हम देंगे वो बेस्ट है, उस मोमेंट पे जो बोल देगी देख लो हम फिर ये दिलाएंगे, ठीक है तो तुम बेस्ट है भाई। और बगल वाले को अरे चिंता मत कर तेरे को भी बाद में अगली बार तेरे को बना देंगे, देख ले आज तुम बेस्ट हो गया। तो ये तो वही वाली बात हुई ना, जबरदस्ती बुलवाना है तो लो ये आंसर दे देते हैं एक बार के लिए। क्यों आंसर देंगे ये वाला, क्योंकि ये मान ले रहे हैं अगर वो भी चाहता तो कर सकता था कि नहीं, कौन सा स्ट्रेटजी, प्रोएक्टिव। कौन, टेस्टी वाला भी तो चाहे तो पहले से ला सकता था कि नहीं, क्यों कहां बोला कि वो उसका औकात ही नहीं है कुछ नया चीज करने का, चाहे तो वो भी कर लो, तुम भी ट्राई करो नया चीज, बोला नहीं हम नहीं करेंगे हम वेट करेंगे। तो अगर रिसोर्स परमिट नहीं कर रहा तब तो भैया बात अलग, बट अगर रिसोर्स परमिट कर रहा था फिर भी वो क्या किया, वेट किया कि उसको लाने दो, तो कौन बेटर है, प्री प्लान्ड बेटर है देन रिएक्टिव। तो देखो वही लिखा, इट इज बेटर टू बी व्हाट, प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव, अब ये बताया प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट सच एज क्या, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल गिव यू एन एडवांटेज, ये देखा यही वर्ड बोला क्या, इन द माइंड ऑफ कस्टमर। लिखो इसको, क्या कौन सा एडवांटेज, नाम क्या था इसका, आप लोग ऑलरेडी जानते थे और ये सब शब्द मैंने नहीं सिखाया, यू यूज इन योर डेली लाइफ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इस एडवांटेज का नाम फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ तो अब अपने कुछ भी चीज कर रहे हैं, बोल रहे हैं चैट जीपीटी किया, जबकि चैट जीपीटी नहीं किया, मैं भी अपने दूसरा रिसोर्स यूज किए, मुंह से निकलता है वही है चैट जीपीटी करके आए। बोलो हो गया यहां तक, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिख लिया सबने। आइए सर ऐसे और क्वेश्चंस थे क्या, यस एग्जाम में आया एक, आइए नीचे फटाफट, एग्जाम में आया एक और वो था, प्लीज कम फास्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आरटीपी नवंबर 2020, मिला मिला, पढ़ो यहां से आंसर, ये कैसा आंसर है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन सेम मिलेगा आपको, देखो पढ़ो फटाफट रीड किया करो यहां से, जो भी चीज ऊपर पढ़े हैं देखो, जो हम सोच रहे थे वो आया कि नहीं, होमवर्क क्या रहेगा इन सबको ही क्या करना, घर जाके लिखते रहना पढ़ते पढ़ते कि चलो यार लिखते हैं कैसा है, अपने आप याद होने लगेगा। देखो दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, याद है, एक अनएंटिसिपेटेड और एक क्या था, न्यू, दोनों वर्ड काम का है। क्या लैंग्वेज अलग दिख रहा है हर बार, और ये पहला पैराग्राफ एकदम अंग्रेजी चेंज मीनिंग सेम, भारी भारी अंग्रेजी वर्ड, ट्यून्ड, जो ट्यून किए थे वो नहीं अचीव हो पाया।
लगता है एग्जाम में सब वर्ड लिख पाएंगे? डेविएशन बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज्ड, सीधा लिखेंगे जो सोचे थे वो नहीं हुआ, विजुअलाइज्ड। और तो ये अट्यून्ड और मॉडिफाइड इन लाइट ऑफ पॉसिबल। पागल है क्या सर हम? अब आपको क्या लग रहा है ये आंसर याद रख सकते हैं? कभी नहीं। बनाना तो अपना ही है। तो अल्टीमेटली समझना इस बात से यही है कि हमको जनरली एक्सप्रेस क्या करना है। अब यही चीजों को लिखना है अपने भाषा में। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप ये सब लाइन्स याद रख सके। याद रह जाता है, बहुत बढ़िया बात, नंबर 1। नंबर 2, आपका अंग्रेजी पहले से स्ट्रांग है तो और बढ़िया बात। बट अगर नहीं है तो क्या उपाय है? बेसिक लेमन का लैंग्वेज तो लिख ही सकते हैं, मीनिंग सेम आना चाहिए। वही बोला ना आसान भाषा में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और वो मशीन का डेफिनेशन, बाप रे बाप। बोला सर थोड़ा देर पहले मैंने भी वही समझाया था, आपको मजा नहीं आया। चुप। बातचीत नहीं। आ जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पास्ट ईयर केस स्टडी, पेज नंबर 6। अलबेला जस्ट बी, नाम में ही है। पहले ही पता चल गया कौन क्या किया होगा। अलबेला और जस्ट बी। हाँ तो हटवा देंगे, अगली क्लास से देखो ना क्या क्या करेंगे। बहुत काम का बात आया। अलवेला ने क्या क्या किया, ये सब बातों को लिखना पड़ेगा अपने आंसर्स में। पहले वाले में सिर्फ मांगा आइडेंटिफाई, तो बताओ क्या लिखोगे आंसर? 1 लाइनर, एक प्रोएक्टिव है और एक, ठीक है। फिर पार्ट 2 क्या? डिस्कस दी स्ट्रेटेजिक अप्रोच, मतलब क्या? समझाना, जैसे ऊपर भी किए थे यमी और वो टेस्टी के लिए। तो देखो समझाया है कि एक कौन है और एक का मतलब क्या है। काफी अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ, मतलब आई प्रेफर यहाँ से रीड करो वो पूरा बात अगर, तो काफी इजी इंग्लिश है यहाँ। लास्ट पूछा कौन ज्यादा बेटर था। पैट्रोनेज का मतलब समझते हैं? इफ डन वेल इट हेल्प्स द कंपनी टू इफेक्टिवली compete फॉर बायर्स पैट्रोनेज। हेल्प, कस्ट बायर का हेल्प। लॉयल्टी मतलब उसको क्या गेन करना पता है? प्रेफरेंस हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर पेट्रोटिक रहेगा, हमारे लिए लॉयल रहेगा, अपने बोलते नहीं हमारे देश के लिए। तो वही चीज हो गया क्या? कस्टमर किसके लिए, किसके ऊपर थ्राइव करेगा? हमेशा हमारे ऊपर। वही तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि अगली बार से हमेशा पहले हमें प्रेफरेंस देगा ओवर समवन। देखो नीचे वो वर्ड आया इस बार, टू अवेल डैश एडवांटेज।
लास्ट लाइन कंक्लूजन ड्रॉ किया इन्होंने, कौन सा एडवांटेज? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। तो मैंने आपको 3 जगह दिखाया सेम क्वेश्चन, एक डायरेक्ट, एक एग्जाम में आया और एक आरटीपी, पहले स्टडी मैट में था। आरटीपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, एग्जाम में केस स्टडी आया, और इंस्टीट्यूट के बुक में भी इसका केस स्टडी। सोचो इंस्टीट्यूट बुक में जैसा केस स्टडी है सेम पटक दिया कहाँ? एग्जाम में। नाम चेंज कर दिया कंपनी का, बट है वही, और वर्ड्स वही है जो यूज करना है। तो पहला वाला लाइन में आपको मान लो 1 मार्क है, लास्ट क्वेश्चन में आपको मान लो 1 मार्क है, और बीच में आपका 3 मार्क है। इस तरीके से आप मार्क गेन कर सकते हैं एग्जाम हॉल। ओके एवरीबॉडी, समझ गए? कौन? किसको? हाँ, तो अलवेला ने भी वो किया है, ये बात एकदम गलत नहीं है, बट इमीडिएटली चॉक्ड आउट क्या करना चाहिए, बट ये उसके बाद क्या किया, उसका एक्शंस को लेके ठीक किया। देखा जाए तो बिजनेस इन्वायरमेंट देख के इसने भी क्या किया, ये चीजें लाया। तो ही एक्चुअली यूज्ड बोथ प्लानिंग, कौन सा? प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, वेयर एज ही यूज्ड ओनली व्हाट? रिएक्टिव। तो ये लिखेंगे चलेगा बात, बट मेन वही है कि ही वॉज प्रोएक्टिव, आते ही तुरंत क्या किया, इस सिचुएशन के लिए लड़ लिया। डन है? पक्का? चलो यहां खत्म होता है हमारा 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन विच टॉपिक? बोलो, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। आ जाइए ऊपर वापस बुक में, इनिशियल पेजेस, कम फास्ट। पहुंच गए सब? पहुंच गए सब? देखिए कुछ वर्ड्स दिखेगा आपको, क्या 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 अगले पन्ने में इंपॉर्टेंट टर्म्स, व्हाट 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 व्हाट, इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। मेरे साथ साथ कॉपी में पेज नंबर लिख लीजिए, जो भी आपके कॉपी का पेज नंबर है। आ जाइए कॉपी में, कॉपी में आ जाइए यहां से एवरीबॉडी। आज कॉपी लगेगा और बहुत सुंदर तरीके से लगेगा। लिखिए, पेज नंबर बुक का 3, चैप्टर 1 चल रहा है। रेडी? एसी रेडी? बच्चा लोग रेडी? बस अब मस्त समझाऊंगा। एक काम करता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं, नन अदर देन, यू नो दैट। ये लोगो आप जब जब क्लास देखोगे हमारे, हर क्लास के शुरू में आपको देखने मिलेगा। इस लोगों के साथ साथ जब आप हमारे चैनल या हमारे कोई भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाएंगे, आपको इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट दिखेगा, और वो स्टेटमेंट इज नन अदर देन एडुकेशन इज एनलाइटनमेंट। हर एक दिन गेट पे घुसते वक्त भी दिखते होंगे आप, ये रहा लिखा हुआ है, हमारे गेट पे लिखा हुआ है, एडुकेशन इज एनलाइटनमेंट। अब ये जो पर्टिकुलर कहानी है, इसके पीछे का पूरा स्टोरी समझाते हुए मैं ये 6 वर्ड को आपको समझा के निकल जाऊंगा। देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं। दोस्त, कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। आप सिर्फ काम कर नहीं सकते, आपको मन में एक बड़ा भाव भी रखना पड़ेगा। जो भी बड़ा सोचते हैं वही अपने बोलते हैं ना बड़ा अचीव कर पाते हैं। पहले सोचना तो चालू करो, ड्रीम तो करो, तो शायद वो मिलना स्टार्ट हो। जो हम ड्रीम करते हैं, जो हम सोचते हैं, व्हाट वी वांट टू बी, व्हाट वी वांट टू अचीव, कहां पहुंचना है, क्या करना है, वो हमारा क्या झलकाता है पता है? इंटेंट। क्या झलकाता है हमारा? इंटेंट। इंटेंट इज नथिंग बट हमें क्या अचीव करना है। बट इंटेंट पता है ख्वाब है। क्या बोले सुने? इंटेंट एक ख्वाब है।
एक फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, इस थिंकिंग को क्या कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अपने बोलते हैं ना यार बोल नहीं पा रहे हैं, बस ये कुछ करना है यार लाइफ में, ऐसे बात कर रहे हैं यार कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो ये क्या है मेरा इंटेंट। बट इंटेंट तब तक सही नहीं है जब तक आप उसको एक, अभी विजन मत बोलो, क्या बोलो, एक्सप्रेस ना कर पाए। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो कोई बात को किसी के आगे? बोल के। बोलते क्या हो? बोलते क्या हो प्लीज सोचो। एक स्टेटमेंट, क्या बुलाते हैं बताइए, एक स्टेटमेंट। यानी अपने इंटेंट को झलकाने के लिए वी यूज अ स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज नन अदर देन योर विजन। क्या बुलाते हैं उसको? योर विजन। विजन इज नथिंग बट व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू अचीव इज कॉल्ड व्हाट, बताइए, विजन। आप देखेंगे नवीन क्लासेस के विजन्स लिखे हुए हैं, and that is number 1 education is enlightenment, दूसरा words of wisdom, हमारे चैनल का नाम क्या है बताइए, words of wisdom। हम जो ये वर्ड्स ऑफ विजडम चैनल बनाए हैं, एडुकेशन इज इनलाइटनमेंट बनाए हैं, हम क्या चाहते हैं दुनिया में क्या फैले, विजडम फैले। वाई वी यूज दीज टर्म्स, एडुकेशन इज एनलाइटनमेंट। आप देख सकते हैं इस लोगों में कौन है, बुद्धा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कौन है? कौन है? हम, अविनाश सर, रॉन्ग। एनीवन, एनीवन जो चाहता है एडुकेशन एनलाइटन अचीव करना। आप देख सकते हैं है शेप बुद्ध भगवान का, बट हमने उनको ब्लैक रखा क्योंकि वी वांट टू टेल यू कि एनीवन कैन बिकम बुद्धा। जो आप इसमें सोच रहे हैं एनीवन कैन बिकम बुद्धा, हम चाहते तो इसमें असली बुद्धा का चेहरा दे सकते थे, बट मैंने इसको ब्लैक करवाया ये बोलते हुए कि यहां पे कोई भी अपने आप को देख सकता है। आपको पता है बोध गया में बुद्ध भगवान ने एक बैनियन ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट हासिल किया था। कैसे सर? वही तपस्या करके, उस समय का वही तरीका था। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? एनलाइटन होने के लिए। अभी का एनलाइटन होने का तरीका क्या है पता है? पढ़ाई करना, यानी क्या पाना, एडुकेशन। इसीलिए हमारा टर्म क्या बना, एजुकेशन ही क्या है आज के डेट में, एनलाइटनमेंट। अगर आपको एनलाइटन होना है, आपको होता है ना सोच बड़ा रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। हमने इस विजन के साथ नवीन क्लासेस को इनॉग्रेट किया 7th March 2016 and we are going to celebrate our 10 years in this particular 7th March only। तो अगले कुछ दिनों में हमारा 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, और ये सोच के साथ अगर हम ये 10 साल चलाए हैं तो ऑफ कोर्स ये इसका कारण ये सोच है पहले। यानी क्या, ये इतना लंबे समय तक एक कंपनी चलने का पहला कारण क्या है बताया, उसका इंटेंट which is expressed through its statement called vision। अगर हमारा विजन ही नहीं है तो आपने बोलते हैं ना कंपनी ज्यादा लंबा नहीं चलेगी। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। आज से लगेगा कि अरे यार क्या इतना बड़ा बात कर रहा है, उस दिन जब हम लोग ने ये सब लाइन बनाया अरे कितना बड़ा बड़ा बात लिख रहा है, क्या तो क्या कर लेगा, पर जब होता है ना तब वो सब बोलते हैं अरे बेटा किस सोच के साथ ये आदमी ये बनाया था। समझ रहे हो? एनीबडी कैन बिकम बुद्ध, एनीबडी कैन अटेन एनलाइटनमेंट। सेम पेड़ पीछे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए आप देखेंगे वहां ऊपर बटरफ्लाईज एंड बर्ड्स विच आर अट्रैक्टिंग व्हाट, बताए, पॉजिटिविटी। पीछे एक वो सूरज नहीं है, आपको बताया वो क्या है, वही एनलाइटन हो रहा है। आपके पीछे का ऑरा जिसको आप बोलते हो, यानी क्या, आपके अंदर के मन का अच्छा चीज, तो वो ऑरा पीछे से दिख रहा है, उस भगवान का नहीं, वो आदमी का जो ये एनलाइटनमेंट अचीव कर। धीरे धीरे आप ये एनलाइटनमेंट अचीव करते हैं। ये पेड़ उस समय पेड़ है, आज के दिन में ये क्लास है जहां एक जगह बैठ के आप क्या लाते हैं बताइए, एजुकेशन। बहुत सोच विचार करके, एंड आई एम प्राउड कि ये चीज मैंने बनवाया। इवन फर्स्ट क्लास में जब हमने चालू किया था मैंने इस लाइन को और ज्यादा भारी बनाया था, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट, ऐसे मैंने लिखाया था एम्पावरिंग एजुकेशन सो दैट एवरीबडी कैन अचीव एक्सपोनेंशियल सक्सेस। इतना भारी भारी वर्ड लिखा था, फिर बोला ये बच्चा लोग नहीं समझेगा, छोटा कर देते हैं, और इसको बनाया लास्ट में जाके क्या, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट। सिंपल बना दिया। वर्ड्स ऑफ विजडम अविनाश सर का बनाया हुआ है वर्ड, और ये वाला मेरा बनाया हुआ है। लोगो पूरा डिजाइनिंग मैंने किया था, मुझे याद है ये जब बनाया था, बाप रे बाप, ये
जो स्पेसिफिकली मैंने उसमें बटरफ्लाईज और बर्ड्स ऐड कराया जस्ट फॉर पॉजिटिव एनर्जीज, कि ये देखो जहां अच्छाई आएगा वहीं पे वो लोग आते हैं. द बटरफ्लाईज एंड बर्ड्स कम ओनली दैट प्लेस विच इज प्योर, प्योरिटी के पास आएंगे वो. ये पूरा सोच इंटेंट झलकता है किसमें बताइए, एक स्टेटमेंट के थ्रू विच इज एजुकेशन ही एनलाइटनमेंट. तो योर इंटेंट इज स्पेसिफाइड थ्रू अ स्टेटमेंट, बार बार बोल रहा हूं विजन मत बोलो, थ्रू अ स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड विजन. दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ विजन. बोलो समझ में आ रहा है बात सबको. अब इस स्टेटमेंट को अचीव करने के लिए वी मस्ट हैव सम प्लान, एंड दैट प्लान्स आर कॉल्ड मिशंस. यानी हम लोग ये विजन को अचीव करने के लिए जो करते हैं उसको क्या बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, मिशंस. लाइक नवीन क्लासेस का मिशन क्या है सर, टू टीच व्हाट, सीए सीएमए स्टूडेंट्स. हम किस फर्टिनिटी में है, सीए सीएमए स्टूडेंट्स. तो हमें ही अगर एजुकेशन को इनलाइटन करना है तो व्हाट वी आर डूइंग फॉर इट, क्या कर रहे हैं इस चीज के लिए, वी टीच व्हाट, सीए सीएमए स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल. तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए, हमारा मिशन. यानी टू अचीव दिस क्या विजन, व्हाट वी डू, कुछ वर्ड बोला सुने, व्हाट वी डू इज कॉल्ड मिशन. तो मिशन क्या हुआ, मिशन को, विजन को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं, यानी व्हाट वी डू, व्हाट वी वांट टू बी, what we want to be, yeah, what we want to achieve, why we are here, why Naveen classes, is intent which is reflected through statement called vision. Vision is nothing but our what, बताइए, why we are in this particular, बताओ, business. अब इस business में है तो भाई तुम क्या देते क्या हो इस business से, what we provide, what we do is your mission. What we do is our mission. तो पहला दो वर्ड में डिफरेंस, विजन और मिशन. विजन क्या है, इंटेंट, यानी क्या, एक फिलोसॉफिकल थॉट जिस थ्रू के साथ हमने नवीन क्लासेस स्टैब्लिश किया. इस थॉट को पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं, वी प्रोवाइड, इज कॉल्ड मिशंस, इज कॉल्ड मिशन. बोलो पहले बात समझ में आ रहा है दोनों का बीच का डिफरेंस. दोनों ही एक स्टेटमेंट से लिखा जाता है. लाइक अब हमारे वेबसाइट में जाएंगे तो पहले ही आएगा यही कि ये क्या है बताइए, सीए सीएमए इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग क्लासेस दैट ऑल लेवल. ये क्या दर्शाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के लिए, अपने विजन को अचीव करने के लिए. तो मिशन इज नथिंग बट अगेन स्टेटमेंट, बट ये इस बार स्टेटमेंट्स क्या समझा रहा है, व्हाट वी डू और व्हाट इज विजन, व्हाट वाज आवर पर्पस, है ना, मकसद जिसको हम बोलते हैं. अब इस पूरे चीज को अचीव करने के लिए जो मिशन हम स्टैब्लिश करते हैं एक एक करके, उसको हम क्या बुलाते हैं बताइए, मिशन हमारे लिए. तो दोनों के बीच का डिफरेंस ओके है. तो व्हाट अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सर, क्या लग रहा है, यहां तक का बात ओके है. अब बताओ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ. सेम बात है, एकदम सेम बात है. वेरी वेरी लॉन्ग रेंज में अगर एक फिलोसॉफिकल थॉट्स है, ये दोनों क्या है पता है, फिलोसॉफिकल थॉट्स. एक फिलोसॉफिकल थॉट हमारे लिए क्या होता है पता है, एक एकदम होता है ना कि जिसमें मैंने कुछ क्वांटिफाई नहीं किया, वो मिशन एंड विजन है. अगर इसी में मैं कुछ क्या लाना चालू कर दूं, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्या वैल्यूज, कहीं पे टाइम फ्रेम, कहीं पे टाइमिंग बता दूं कि ये इतने दिन में करना है, ये ऐसे करना है, तो वो क्या बन जाता है पता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो विजन का ही छोटा फॉर्म है गोल्स और मिशन का ही छोटा फॉर्म है ऑब्जेक्टिव. आगे से ध्यान रखना, गोल्स का मतलब भी क्या है पता है, जहां हमें पहुंचना है. हमारा पहुंचने का तरीका ये नहीं है, एजुकेशन इज एनलाइटनमेंट इज इंफिनिटी, मतलब इसका कोई एंड नहीं है. तो एक एंड गोल तो होना चाहिए, और वो क्या है पता है, तुम्हें क्या पास करवाना, सीए पास करवाना. ये तो है ना एक एंड गोल. सिर्फ तुम्हें नहीं, ऐसे तो देखा जाए तो सबको कराना, बट एक बार के लिए क्या आया, एक एक बच्चे को क्या करना है, हमें सीए पास करवाना है. बट क्या इससे हम वो अचीव कर ले रहे हैं, हाँ धीरे धीरे, क्या एजुकेशन इज एनलाइट, बट वो उसके बियॉन्ड भी है, ध्यान रखना. बट एक क्या है, एंड रिजल्ट. अभी क्या है तुम्हारा गोल, सीए इंटर पास करना, फिर क्या है, सीए फाइनल पास करना. ये सब क्या है हमारे बताइए, एंड रिजल्ट्स. अब ये करने के लिए अगेन तुम क्या बनाओगे, सपोज सीए इंटर पास करना है तुम्हारा क्या है अभी का
शॉर्ट टर्म क्या गोल, अब बताओ इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे और उसको भी कैसे तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, कि इसमें इतना नंबर लाना है, इतने दिन में इतना रिवीजन करना है, एग्जाम से पहले ये क्लासेस हो जानी चाहिए और इतना इतना रिवीजन का टाइम मिलना चाहिए, 2 मॉक टेस्ट देना चाहिए, है कि नहीं। ये क्या हो गए पता है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, क्या हो गए बताइए ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में हो रहा है और एक थोड़ा नैरो सेंस में हो रहा है, एक फिलोसॉफी है और एक क्या है बताए सर, एक्चुअल वर्क। देखा जाए तो चारों बात एकदम एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड, बट डिफरेंस समझ में आ रहा है हर चीज में, सब चीज में हो सकता है। मैं तो एक बार अपने लिए बात कर रहा, पैसा हमें जिंदगी में बहुत पैसे कमाने हैं और इतने पैसे कमाने हैं कि हम खुश रहे, वो भी हमारा क्या है गोल। अब ये करने के लिए जो टाइम टू टाइम तुम क्या करोगे काम, वो क्या हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, कि सर पहले ये अचीव करना है, पहले घर वालों को ये दिलवाना है कि सर आज माथे पे छत ही नहीं है तो पहले छत आ जाए, छत के बाद सर गाड़ी खरीदना है, गाड़ी के बाद सर घर वालों को ये सर देना है। तो वो जो पर्टिकुलर छोटे छोटे हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं ना अपना गुल्लक, वो गुल्लक को हम क्या बुलाते हैं बताइए, ऑब्जेक्टिव्स। एक एक करके एक में टिक करते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। यानी ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी, बोलो शॉर्ट टर्म, क्लोज्ड एंडेड, कुछ वर्ड बोला सुने, क्लोज एंडेड, बहुत बहुत दायरे में रहता है। और अगर यही दायरा थोड़ा बड़ा है वो गोल बन गया। और तो और दायरा सर अनलिमिटेड है, जिसमें एक फिलोसॉफिकल थॉट है, नंबर या कोई वर्थ नहीं है इस चीज का, जिसमें हम सिर्फ क्या लाए हैं, अपना फिलोसॉफी। जैसे हमें बहुत खुश, जैसे मैंने याद है हमने एक ही बोला था, व्हाट इज योर इंटेंट इन दिस लाइफ वेयर यू आर हियर, यू वांट टू बी हैप्पी, दैट इज व्हाट इज योर इंटेंट, हैप्पी। अब इंटेंशन को अगर आप एक स्टेटमेंट से बोलते हो तो वो क्या हो गया बताइए, विजन। इसको हैप्पी पाने के लिए जो आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो दुनिया में, वो क्या हो गया हमारे लिए मिशन। इस मिशन के अंदर वापस हम क्या स्टैब्लिश करते हैं, अपने गोल्स, और इस गोल्स को वापस अचीव करने के लिए हम छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। बट एक बात बताऊं, ये चारों चीज कोई काम का नहीं है जब तक आपके वैल्यूज नहीं है लाइफ में। इंसान का वैल्यू इज सुपीरियर टू एनीथिंग विच वी आर राइटिंग हियर, एनीथिंग। ये इंटेंट भी बेकार है अगर आपके अंदर क्या नहीं है, वैल्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, आपके अंदर के बिलीव्स और प्रिंसिपल्स और एथिक्स। याद है एक ही लाइन बोलते हैं, पहले इंसान बनो, ये अपने आप बन जाओगे। ये जो है ना पहले इंसान बनो, ये क्या है हमारा बताइए, वैल्यू। हमारे पिताजी हमें एक ही चीज सिखाए हैं, कुछ भी कर लो, पैसा दो, पैसा कम कमाओ, बट अच्छा आदमी बनो। आज अगर हम और अविनाश सर कभी भी कुछ सोच लेना, लड़ाई भी कर लेना, मान ले हम लोग वो कर लेना कि अरे घर वाला नहीं, हम लोग आपस में लड़ ले कि नहीं यार साथ में काम नहीं करेंगे, हमारा घर वाला ये होने नहीं देगा और ना हम होने देंगे, क्योंकि हमारे क्या है बताइए, वैल्यू, सिद्धांत, जिसके बेसिस पे हम चले आ रहे हैं। और अगर ये खत्म हो गया ना तो तुम्हारे ये सारी चीजें कोई काम के नहीं है। सबसे ऊपर क्या है बताइए, हमेशा वैल्यूज, जिसको हम बोलते हैं एकदम अंदर तक, जड़ों तक जो गया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, जो जड़ों तक है। आज कल ही मैंने एक इंटरव्यू लिया एक अकाउंटेंट का, अच्छा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ। ही वॉज अ बंगाली और ही इज गोइंग टू ज्वाइन इन 2 days। तो बीइंग बंगाली ही ईट्स नॉनवेज, बट वी हैव अ पॉलिसी, अ वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। आप देखोगे हम जब अपने ऑफिसेज में भी घुसते हैं नीचे, वी ओपन आवर शूज, आप लोग भी बोलते हैं शूज खोल के जाओ वहाँ। दूसरा, हम लोग वहाँ अलाउ ही नहीं करते अंदर नॉनवेज खाओ, खाओ अपना जो करना करो, बस हमारे प्राइमाइसिस में मत खाओ। आपको कोई चीज का मना ही नहीं, आप कर सकते हो नीचे जाके खाओ। ये क्या है हमारे वैल्यूज, हम कभी इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज मान लो कोई XYZ बहुत बड़ा आदमी आ रहा, वो बोला नहीं हमको चाहिए ही चाहिए ये चीज अंदर, हम तो ऐसे ही जाएंगे, नहीं चाहिए वो पैसा रख ले, तेरा एडमिशन नहीं लेंगे, तुम निकलो यहाँ से, हमको नहीं चाहिए वो पैसा। यानी क्या हम अपने छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दे? नेवर एवर। इस कारण से आज दुनिया में पैसों वालों का नाम नहीं है, उनका नाम है जिनके वैल्यूज बहुत ऊपर थे। नंबर 1 आदमी, हम आप बिजनेस में जा रहे हैं, पहले मैं बता रहा हूं APJ अब्दुल कलाम, जब उनका डेथ भी हुआ ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ
52 बुक्स, कुछ थोड़े बहुत ट्रॉफीज, कुछ रुपए, ये सब मिले और कुछ नहीं था उनके घर पे, कुछ नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम, ही वॉज ऑलवेज सुपीरियर टू हिज वैल्यूज। उसने अपने डीप रूटेड प्रिंसिपल्स को कभी कुछ और चीज को ऊपर आने नहीं दिया गया। बोलो हाँ या ना। एक सुने हो ये पर्टिकुलर आदमी का नाम, एपीजे। अब कितने प्रेसिडेंट आए गए, इस आदमी को कोई नहीं तोड़ सकता। क्रिकेट में आते हैं, आप बोलते हो हमारे लिए सपोज कोहली बढ़िया है, धोनी बढ़िया है, होगा कोई भी बढ़िया, सचिन सचिन है भाई। सचिन के क्या थे आज पता है, उस समय डीआरएस होता भी नहीं था, उस समय क्रिकेट में कोई वो रिव्यू सिस्टम भी नहीं था। वो कितने बार रॉन्ग आउट हुआ होगा, बट वो कभी भी सामने जाके लड़ाई नहीं किया। उल्टा कई बार उसको आउट नहीं दिया गया जबकि उसका निक लगा था, वो खुद वॉक अवे कर जाता था। आज उस वजह से उस आदमी का क्या है बताइए, वैल्यू। आपको मालूम है बीसीसीआई ने, इवन आईस, ये हमारा जो इन बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने सबको A+ कैटेगरी से हटा दिया जो अभी नहीं खेलते, चाहे वो धोनी हो, कोहली हो, वो सिर्फ एक को रखा है आज तक, किसी को नहीं, एक ही जन को नहीं हटाया, सचिन तेंदुलकर। इज अ प्राइड ऑफ आवर कंट्री, उसको कैसे हटा दे। अच्छा प्राइड ये भी है, धोनी जितना ट्रॉफी ला के दिया कोई नहीं ला के दिया, कोहली जैसा खेला आज तक कोई नहीं खेला। हो गया क्रिकेटर बढ़िया, बट कौन बढ़िया है इंसान वाइज, सचिन तेंदुलकर। वो हमेशा हमारे लिए ऊपर है। आज तक एक गुटखा का ऐड नहीं किया, क्योंकि उसके क्या है बताइए, वैल्यूज उसके ऊपर। उसको इतने ऑफर्स आए होंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इतना रुपया फेंकेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है हम ये चीज खुद ही नहीं करते तो हम प्रमोट कैसे करें। आई एम अ फिगर, बाकी सब आ जाएंगे इस लाइन में। अक्षय कुमार तक बोला था, फिर भी घुस गया, फिर सॉरी बोल के निकला और जुबा को इसरी, याद है कि नहीं। अरे यू कैन अंडरस्टैंड, मैं जो एग्जांपल्स लेना चाहता हूं मैं वही लूंगा जो आप दिन भर देखोगे। उसने अपने वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज किया एक जगह जाके, जबकि शुरू में बोला मैं आज कभी भी क्या नहीं करूंगा, गुटखा, दारू, इन सब का ऐड आ गया ना एक बार। एक तरफ बोल रहा है हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, और एक तरफ जुबा केसरी कर रहा, तो लोग उस चीज से भाई उसको देख के खरीदने लगेंगे। तो भैया वो अपने किसको इग्नोर कर दिया एक मोमेंट पे जाके, वैल्यूज को, तो लोग उसको हेट्रेट दिखाने लग गए। हाँ चलो वापस माफी मांग के निकल गया। अब आते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफ कोर्स द टाइटन, द वन एंड ओनली टाइटन ऑफ इंडिया बुलाते हैं उनको, कौन, रतन टाटा। सर रतन टाटा, आप होंगे पैसे वाले मुकेश जी, बट इंसान में कौन सबसे ऊपर है, रतन टाटा। ही सो जेंटलमैन। तो आज अपने एग्जाम्पल ले ले भले किसका भी, किसी को भी बोल दे यार ये पैसा बहुत कमाया, बट सर नाम कौन कमाया पता है, सर रतन टाटा। जन्म जन्मांतर तक लोग उसको याद रखेंगे। क्यों सर, ही वॉज अ फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएबल पर्सनैलिटी। अ पर्सन शुड नेवर इग्नोर इट्स वैल्यूज। कुछ भी कर लो, किस दायरे में रह के काम करना। तो एक बात बोलूं, जब जब दुविधा है लाइफ में, क्या ये करना चाहिए या नहीं, किस चीज को ध्यान रखना, वैल्यूज को। पता है इनडायरेक्टली मैंने सारे वैल्यूज के डेफिनेशंस, उसके फीचर्स, उसके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए। यानी जब भी हम कोई डिलेमा में हो कि ये करे कि ये, बिजनेस में भी तो होता है ना, क्या डिसीजन ले, करना चाहिए कि नहीं, और हर एस्पेक्ट में दोनों अच्छा लग रहा है, तो अब किसको लेके आओ सीन में, वैल्यूज को। देखो किससे हमारे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, वो वाला स्टेप लेना। अगर कोई चीज हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिटेबल लाने के लिए करना पड़ रहा है, बट वो हमारा क्या तोड़ देगा, वैल्यूज, मत करना कभी वो काम जीवन में। आज से बात बिल्कुल ध्यान रखना। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 10 years एंड वी आर वेरी हैप्पी वी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड आवर वैल्यूज। हमारे लिए वो तो हमेशा सुपीरियर था और रहेगा, चाहे तुम कुछ करवा लो हमसे। आप देख लेना आज 10 साल होने वाला है, फिर भी एक जवाब आप मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे, कॉस्ट हो, मैथ्स हो, एफएम हो, अविनाश सर का अकाउंट्स हो, कि अगर हमसे नहीं पढ़े तो फेल हो जाओगे आगे। कभी नहीं सुनोगे एडमिशन लाने के लिए कि देख लो, ले लेना वरना देखना क्या होगा। ये सब लाइन आप हमारे मुंह से नहीं सुनेंगे। भले ही कल कल को हो सकता है डिसीजन आने के लिए मन में आए कि यार एडमिशन नहीं आ रहा है, बोल देंगे बच्चा लोग को लेना पड़ जाएगा, नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगा। वे सब लाइन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कौन रोक रहा है, हमारे वैल्यूज हम लोग को इस बात। कोई एक क्लास, आप
मेरा पूरा मैथ्स का 98 क्लास खोल के देख लीजिए, 122 क्लास एक्चुअली खोल के देख लीजिए, आपको कहीं ये लाइन नहीं मिलेगा कि हाँ मेरे से पढ़ना, नहीं पढ़े तो देख लेना क्या होगा। पहली बात तो वो पहला लाइन ही नहीं आया होगा, आगे जाके मेरे से पढ़ना, ये 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाता है देख लेना, कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि ये हमारे वैल्यूज नहीं है, कभी नहीं होगा वो। हम 10 साल में नहीं किया, अब क्या, अब तो बहुत खुश है लाइफ से, अब क्या दरकार है, अब तो वो हमारे अंदर डीप रूटेड जा चुके हैं। तो बाबू पहले इंसान बनो, ये मेरा हैशटैग भी रहता है, जगह जगह हम भेजता है, तो या लिंक्डइन में तो हम बोलता भी है बात कि होगा तुम पढ़ाई में अच्छा, होगा तुम बाकी चीज में अच्छा, इंसानियत कहाँ गई? वो अगर आ गया ना, ये सारी चीजें धीरे धीरे आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रहा है सबको? तो एक डायग्राम बनाते हैं दोस्त, जाने अनजाने में मैंने आई से लेके वी पूरा समझा दिया, हाँ या ना? आई से लेके वी पूरा समझा दिया, समझ रहे हो? आई से लेके वी पूरा समझा दिया, लिखे? आइए कॉपी में छोटा सा बनाएंगे आप, पहले तो सर्कल और एक बनाएंगे आप बॉक्स, लिखेंगे वी, यानी क्या बताइए? हर एक चीज किसके अंदर अंदर होने चाहिए? हमारे वैल्यूज, हर एक चीज। सबसे छोटा सर्कल अंदर बनाएंगे ओ, इसको कवर करते हुए बनाएंगे जी, इसको कवर करते हुए बनाएंगे एम, और इसको कवर करते हुए बनाएंगे विजन। वी की जगह आप लिख सकते थे पूरा बात वैल्यूज। ठीक है, क्या ध्यान रहेगा सबको ये बात? सर इंटेंट कहाँ गया? विजन ही आपका क्या है बताइए? इंटेंट। बस एक वो फिलोसॉफी है और एक स्टेटमेंट है। बोलो भक्त जनों, क्या बात ओके है? अब बुक्स में इन सब के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? पहला डेफिनेशन, दूसरा ये किस सोच से बना है, यानी इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है या फीचर्स है, और अगर कुछ डिफरेंसेस है तो। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के लिए, बट हम आपको एक एक करके सब पढ़ा दिए। सबसे पहले दायरा ही समझ लेते हैं, और वो है हमारा सुपर सेट, विच इज नन अदर देन वैल्यूज। आ जाइए बुक में बच्चा लोग, और एक एक करके, क्या भूलोगे अब? एग्जाम्पल याद रहेगा? आ जाओ, उस बात को लिखते रहेंगे यहां जब जब आपको कुछ मिले। पेज नंबर 7 आ गए? पेज नंबर कहां? 7 पहुंच गए? फटाफट। ई वैल्यूज मिला? चलो काम काम का बात, वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अ शॉर्ट नोट। क्या मिला? वैल्यूज आर, प्लीज थोड़ा फटाफट, आई हैव गिवन माई 100% टू टीच यू ऑल दिस। अब आप भूलोगे ही नहीं, ये सब वर्ड्स देखना ऑटोमेटिकली। आइए, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कौन सा? प्रिंसिपल्स, हमारे जड़ों तक है सर, बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये चीज कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दे? क्या इसको शॉर्ट टर्म गेन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? नहीं। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में बनता रहेगा। तो दीज आर क्या? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन और एक्शन को क्या करता है बताइए? गाइड। अच्छा, क्या इसको हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए? नो, इट शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड, आइदर फॉर योर कन्वीनियंस और एनी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिकल गेन। लगेगा आज पैसा आ जाएगा ये करने से, भूल जाओ उस बात को, कभी भी ये क्या नहीं होने चाहिए? कॉम्प्रोमाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन है? चाहे पैसे कमाने भी पड़ जाए थोड़े। और यही सब चीज इंटरव्यूज में पूछते हैं आपसे, मान लो आपके साथ ऐसा हुआ, बताओ अब क्या करोगे? अरे तो यही चीज तो वो आपसे आंसर में जानना चाहते हैं कि कभी क्या आप कॉम्प्रोमाइज करते हो कंपनी के लिए। आप अपने, याद है वो पिक्चर देखे थे लास्ट में जाके, याद है? एटीट्यूड, बड़े मुश्किल से एटीट्यूड आया, ये तो चेंज नहीं होगा। बोला तो आप हमारी कंपनी को ऐसे कर लेंगे, आप अपना बात नहीं बदलेंगे? बोला नहीं। क्या सैलरी लोगे? बात कर ले। याद है लास्ट में जाके क्या हुआ? क्योंकि वो आदमी ने क्या नहीं तोड़ा? अपना वैल्यूज। बोला ये तो सर अब आप अपनी नौकरी रखिए और हम वो रखेंगे, हम आपके नौकरी के लिए अपने वैल्यूज बदलने वाले नहीं है। और क्या बताऊं? बताओ, याद रहेगा कि नहीं? आ जाओ। वैल्यूज ऑफन रिफ्लेक्ट, किसके वैल्यूज पता है? वैल्यूज ऑफ द कंपनीज फाउंडर्स। ऑफ कोर्स कंपनी का वैल्यूज किसके थ्रू झलकता है? इसीलिए तो टाटा कंपनी के वैल्यूज भी किसके थ्रू झलकते हैं? रतन टाटा के वैल्यूज से। आज उनका लेबर टर्नओवर रेशियो, मैंने वीडियो बना के डाला था,
सबसे कम है। मैंने बोला भी देखते हो कि नहीं मालूम नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट माई व्यूज, इट्स अबाउट योर नॉलेज। अगर वो कंटेंट देखोगे तब तो मजा आएगा। मैंने पूरा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस भी दिया है आपको कि आज रतन टाटा के कंपनीज के लेबर टर्नओवर रेशियो सबसे कम है। उसका रीजन क्या है बताएं? उनके वैल्यू। लोग छोड़ के नहीं जाते उसके कंपनीज के एम्प्लॉय, उनके जो आपस में जेलपनेस है, जो एम्प्लॉय के प्रति रिलेशनशिप है, वो बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए वहां का लेबर टर्नओवर रेशियो सबसे कम। स्पेसिफिकली वो सेपरेटेड डेटा बहुत कम है। कंपनी में एक बार चले जाओ, आपको लगेगा आप यदि जॉब करना है तो हमेशा इसी कंपनी में जान दे देंगे, कहीं और नहीं जाना है। तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या बुलाते हैं? कंपनी का भी वैल्यूज किससे झलकता है? एक फाउंडर्स के वैल्यूज से। ऑफ कोर्स जो भी चीज है वो कंपनी भी क्या है, एक तरीके से सेपरेट एंटिटी, बट देखा जाए तो है किसका? अल्टीमेटली मालिक का। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट, these are source of companies distinctiveness and must be maintained at। कुछ भी हो जाए बोला ना, ये चीज को नहीं छोड़ना। ये बार बार रिपीट हुआ है। मेन जो 4 वर्ड्स था मैंने आपके आगे हाईलाइट किया, ठीक है। हर चीज ही हाईलाइट कर लोगे तो पूरा ही पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर। आगे काम का बात देखो, एक जन का डेफिनेशन भी आया। किनका? ऑफ कोर्स नन अनदर देन रतन टाटा। पढ़ो उन्होंने क्या लिखा। नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न, जस्ट रीड। Business, as I have seen it, places one great demand on you. It needs you to self-impose a framework of ethics, values, fairness, objectivity on yourself at all the times. कभी भी इस चीज को मत करना। मैंने कई बिजनेस करके देख लिया, ये चीज आपको बहुत बार कोशिश करवाएगा क्या कि ये कर लो वो कर लो, बट कभी मत करना क्या? एथिक्स वैल्यूज के अगेंस्ट कोई काम। ये कौन बोला? none other than सर रतन टाटा। वी शुड नेवर से रतन टाटा, इट्स सर रतन टाटा या टाइटन ऑफ इंडिया। डन। नीचे देखिए एग्जांपल्स ऑफ वैल्यूज, आप जानते हो ऑलरेडी। अपने इंटीग्रिटी सुने हुए हो, ऑडिट में तो पहला वर्ड ही यही सुना होगा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी क्या होता है? मीनिंग ऑनेस्टी, कभी मत छोड़ना, हमेशा भी क्या? ऑनेस्ट। फिर क्या आया? ट्रस्ट। अगला क्या एग्जाम्पल? अकाउंटेबिलिटी, हमेशा जिम्मेदारी लेना अपना, नहीं सर ये मेरे कारण हुआ, ये नहीं कि किसी का काम अरे मेरे कारण नहीं, ये किया था सर, हम नहीं किए थे, खुद किए हो तो खुद जिम्मेदारी लो। आगे क्या? ह्यूमिलिटी। और क्या है बताइए? इनोवेशन। और क्या है? डाइवर्सिटी। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? वैल्यूज के। हमें इन सब के साथ चलना पड़ता। एक वैल्यूज, अच्छा इनोवेटिव भी होना चाहिए। वही काम देखे, इनोवेटिव अजीब लग रहा होगा, बट एक बात बताओ, मेरे घर पे पुराने जमाने में से दादा दादी लोग, आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट इट्स इन एवरी हाउस। मे भी मेरे दादाजी हैं दादी जी हैं, उनको नहीं पसंद कि घर में लेडीज लोग साड़ी पहने, सूट पहने या कोई और वेस्टर्न कपड़ा पहने, ठीक है, वो उनका क्या है? वैल्यूज है, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स है। क्या इसका मतलब आने वाले टाइम के सब लोगों के अंदर वो वैल्यूज होने चाहिए? जरूरी है। क्या वो भी इनोवेट होने चाहिए टाइम टू टाइम? हाँ, आप अभी भी अपना जो तरीका है प्रेजेंटेबल रहो। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को एकदम भूल भाल के कुछ भी कर लो। जगह अनुसार काम करो भाई, कम से कम क्या करो? सिचुएशन अनुसार काम करो। जब पता है जहां जो चीज अच्छा है वो चीज करो ना, कौन मना कर। जब उनके आंख के आगे आ रहे हो तो यार कम से कम 2 वक्त उनका भी इज्जत रख लो और 2 वक्त तुम अपना काम कर लो। और टाइम टू टाइम क्या उनको भी अपना साइकोलॉजी चेंज करना चाहिए। आने वाले टाइम पे हो भी गया, आज के दिन में सच में हो गया जो एक टाइम पे लोग बोलते थे कि नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता, और वो धीरे धीरे घरों में आ रहा है। तो ये जो बहू बेटियों लोग के साथ का जो काम है आप सुनेंगे और आगे जाके भी आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लोग बोलो क्या कर रहे हैं? अपने साइकोलॉजी को चेंज, इनोवेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हम वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर दिए? नहीं, वैल्यूज को क्या किए? थोड़ा इनोवेट। हम अभी भी ये साड़ी पहनना मतलब सिर्फ साड़ी पहनना नहीं, एक ये कहना चाह रहे हैं कि साड़ी पहनने का मतलब क्या होता है? एक औरत को अपना क्या रखना चाहिए बताइए? डिग्निटी। और वो किससे झलकता है? उनके कपड़ों से। और इस वजह से वो बोलते हैं कि ये पहनो, और कोई रीजन नहीं है साड़ी पहनने का। क्या वो चीज दूसरे कपड़ों से नहीं आ सकता? आ सकता है। और ये बात क्या धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो वैल्यू शुड ऑल्सो बी इनोवेटिव। इट्स नॉट शुड नॉट बी वेरी मच स्टबन कि बना दिए तो बना दी, चेंज कर सकते हैं, और वो टाइम टू टाइम हो भी रहा है।
और वो भी नहीं कि एकदम ही अगेंस्ट चले जाना, बट उसको क्या करना, धीरे धीरे इनोवेट करना। तो वैल्यूज हो सकते हैं बहुत पुराने भी हो जाए, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है? बिल्कुल। और ये समझते हैं आज के लोग। अब बोलते हैं ना, पापा यार आपके टाइम पे ये होता था, तो अभी नहीं होता, तो अभी नहीं होता, तो अभी क्या होता है बता। और वो भी अपने तरीके से क्या कर रहे हैं बताइए, कहीं ना कहीं अपने, बोलो, वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं, इनोवेट। हम नहीं बोल रहे गलत कर दो, हाँ ठीक है ये करना पड़ेगा तो कर ले, बट ठीक, जैसे पहले तो यार स्कूल वूल का ट्रिप भी नहीं भेजने देते थे, जाना है बाहर नहीं होगा, गर्ल्स बॉयज स्कूल नहीं होगा। क्या धीरे धीरे अब ये सब साइकोलॉजी चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वैल्यूज आर इनोवेटिंग, गलत नहीं हो रहा है, अभी भी हम अपने गलती नहीं हो रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को इनोवेट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है हमारे परवरिश पे है। हम इसका मतलब थोड़ी हम उसको बॉयज और गर्ल्स स्कूल में भेजेंगे तो कुछ उल्टा उल्टा होगा। अगर हम ठीक से बोलो पेरेंटिंग करे तो क्या है, अभी भी वो सही चलेंगे। तो आप अपने वैल्यूज क्यों कॉम्प्रोमाइज किए? नहीं कर रहे हो, बट क्या अपने वैल्यूज को इनोवेट किए? यस किए, है ना। गर्ल्स का पढ़ना आज के दिन में कितना बड़ा बात हो गया। पहले क्या था, सर अरे बाप रे गर्ल्स पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? आज से 25-50 साल पहले। तो ये जो साइकोलॉजी में चेंजेस आए हैं, क्या वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो गया उस समय का भी से? नेवर। वैल्यूज क्या हुए हैं? इनोवेट। ध्यान रखना। तो अजीब लगता है थोड़ा कि वैल्यूज इनोवेट मतलब आपने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं, क्या किया उसको? चेंज, टाइम टू टाइम। बोलो डन, पक्का। नेक्स्ट देखिए, बट व्हाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अ कंपनीज वैल्यूज सेट, क्या बताइए, टोन, क्या, हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिलेमा। याद है मैंने बोला जब क्या हो जाए, क्या हो जाए दुविधा कि ये करे कि ये, आंखें बंद करिएगा और क्या सोचिएगा, हमारे वैल्यूज वो क्या बोल रहे हैं क्या करने के लिए, बस वो एक्शन ले लीजिएगा। यानी इन केस ऑफ क्या, कंफ्यूजन, टेक। डिलेमा का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। लिख सकते हैं डिलेमा मींस कंफ्यूजन। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या करे, तो किसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लीजिए? वैल्यूज को। एक बात बताओ, एक कंपनी का वैल्यू किससे झलकता है? कंपनी के फाउंडर्स से। और क्या वैल्यू स्वच्छ होने से कंपनी के एम्प्लॉयज भी उनको आइडल मानेंगे कि नहीं? और वो कंपनी के एम्प्लॉयज भी फिर उन वैल्यूज को अपनाना चाहेंगे कि नहीं? आज एक बात बताओ, अगर कंपनी का मालिक ही बदमाश निकले तो उसके अंदर वाला लोग भी क्या करेगा? बदमाशी करेगा कि नहीं? बोले अरे यार खुद ही ऐसा है तो हमको कैसे बोल सकता है कुछ करने को? तो ये जो चीज है ना कि वो अपने आप, उसके एम्प्लॉयज भी उसके फाउंडर्स के और कंपनीज के वैल्यूज के साथ जीना चाहेंगे। अगर उनका वैल्यूज अच्छा होगा ना तो कंपनी का एक एक एम्प्लॉय भी क्या चाहेगा कि हम भी अपने डिग्निटी को मेंटेन करें। देखो अभी वही लाइन आएगा, आगे पढ़िए। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ व्हाट, बोलो, शेयर्ड पर्पस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड फोकस ऑन लॉन्जिटिविटी ऑफ द कंपनीज सक्सेस। इवन एम्प्लॉय प्रेफर टू वर्क विथ एम्प्लॉयर्स हुज वैल्यूज रेस्टोनेट विथ देम। मतलब क्या, हमारे साथ मैच करता है। आज बेटा हमारा वैल्यूज और उनका वैल्यूज क्या हो जाए अलग अलग, तो हम शायद साथ में ना रहे। यार हम एक अच्छे इंसान है, वो अगर बुरा है तो भैया आपके यहाँ काम ही नहीं करना, आप गलत सोच के साथ काम कर रहे हैं, आई रिजाइन। होता है कि नहीं? तो अगर हमारे वैल्यूज उनके वैल्यूज सिद्धांत ना मैच कर रहे हो तो एम्प्लॉइज काम नहीं करते। और अगर ऐसा हो कि द वन दे कैन रिलेट इन देयर डेली वर्क एंड पर्सनल लाइफ। आज अगर हमारे कंपनीज के एम्प्लॉइज हमारे साथ है, इसका मतलब वो हमें आइडल के साथ साथ हमारे वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। Interestingly, the majority of consumers says that they prefer to buy product and service from the company that have a purpose that reflects their own values and beliefs। क्या है कि नहीं? इवन एम्प्लॉइज छोड़ो, लोग भी पता है किस लिए आते हैं यार, जो भी बोल, आदमी अच्छा है कि नहीं? यानी क्या करने के लिए? कस्टमर भी क्या देखता है? प्रोडक्ट अच्छा नहीं, पहले क्या देख के जाता है? आदमी। आप देखेंगे होगा उसके पास अच्छा माल, होगा उसके पास कुछ अच्छा सर्विसेज, बट हम वहां जाएंगे नहीं। क्यों सर? पता है अच्छा नहीं है आदमी, बात करते हैं तो रूडली बिहेव करता है। कचौड़ी नहीं बोलेंगे अभी, बट समझ में आ रहा है छगानी क्यों बोला? क्योंकि छगानी वाले में क्या है सर, होगा प्रोडक्ट बढ़िया, बट लोग क्या देखते हैं पहले? बिहेवियर, वैल्यूज। बोला आदमी का वैल्यूज नहीं, बात करने का तरीका ही नहीं है, नहीं जाएंगे। होगा अच्छा कचौड़ी, कहीं और खा लेंगे।
होगा उसका थोड़ा सा ज्यादा बेटर, बट नहीं दरकार है। कारण कारण वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट। आदमी का वैल्यूज अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना तो कोई फायदा नहीं। होंगे तुम अभी कर लो जितना करना है, बट अगर वैल्यूज खराब हो गया ना, कल को तुम्हारे अंदर आ गया एरोगेंसी, तो तुम जल्दी खत्म भी हो जाओगे। बोलो समझ में आ रहा है ना? छगानी कचौड़ी, यही बाहर वाला लोग रील्स तो देखते ही होंगे। कलकत्ता में आती बोलता है, कई लोग आया, मेरा भाई लोग आया, अरे भैया वो छगानी वाले का लेके जाइए ना, गाली सुनना है, खाना नहीं है, दोनों गाली सुनना है। अरे गाली सुनने के लिए जाना है? हाँ गाली सुनना है। अब हम ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं इस बैच में, तो फिर भी बोल दे रहे हैं, कोई है तो नहीं है उसका दोस्त वोस्त? हाँ वही अभी 2 बैच पहले का बात है, तो बच गए। जनवरी 25 में दिया था वो फाउंडेशन, उनका लड़का, तो उस बैच में हम बोल नहीं पा रहे थे सब बात, तो बच गए हम। अब तो वही ठीक है, बोल रहे हैं हम। उसको मुंह पे भी बोलता है कि अरे क्या पापा आज क्या नया क्या किए अरे क्या भैया क्या बात कर रहे हैं। अगला जब भी आता है सुबह सुबह लेके आता है नाश्ता मेरे लिए वहां से, बट फिर भी मस्ती मजाक चलती रहती है। किंतु समझ रहे हैं हम एक एग्जाम्पल जानबूझ के क्यों दिया, कि एक इंसान पहले देखते हैं लोग, ना कि उसका, बताइए क्या, बोलिए, काम। पहले इंसान देखा जाता है। तो कस्टमर भी उनके साथ जाना प्रेफर करता है जो अच्छे लोग हैं, वैल्यूएबल लोग हैं। Hence values are both what? Internal as well as in external implication. How internal implication? Very good. Impact on employee. Or external implication? Impact on customers. Very 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 important. तो बताइए वाई वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट सर? इससे बिजनेस भी बढ़ता है, हमारे इंप्लॉय भी इफेक्टिवली काम करेंगे और कस्टमर भी हमारे पास आएंगे। तो वैल्यूज अच्छी चीजें हैं, बट टाइम टू टाइम वैल्यूज क्या इनोवेट करनी चाहिए? यस, ये बात भी मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज कैन नॉट बी स्टबन, कैन नॉट बी रिजिड, इट शुड चेंज विथ टाइम टू टाइम, बट ऑफ कोर्स नॉट कि एकदम ही अपोजिट हो जाओ आप। डन? पक्का देख लेना ये पूरा डेफिनेशन, अगर ध्यान रहे। एग्जाम्पल के तौर पे बगल पे लिख सकते हो सचिन तेंदुलकर, क्या एग्जाम्पल, ताकि याद रहे, अच्छा वो क्या क्या चीज किया, जिससे कुछ कुछ वर्ड्स उससे याद रह जाए, है ना। रतन टाटा, और क्या बताया था, अब्दुल कलाम। तो उन सब चीज का नाम लिखने से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा कि हाँ आंसर्स में क्या लिखना है। कुछ कुछ बात काम का, जब भी क्या है डिलेमा, क्या कंफ्यूजन, क्या करे तब, क्या किसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना। वैल्यूज के कुछ एग्जाम्पल्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमिलिटी और वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन। अरे बाप रे, हाँ वैल्यूज इंक्लूड्स इनोवेशन, हाँ कि नहीं, डाइवर्सिफाई। तो ये जो पर्टिकुलर चीजें, ये किसके एग्जांपल्स हो गए? वैल्यूज। इट इज, हाँ ऐसे याद रखना, डीप रूटेड क्या प्रिंसिपल, जड़ों तक पहुंचा हुआ है हमारे, डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, है कि नहीं। कंपनी के वैल्यूज जनरली किसके वैल्यूज होते हैं? फाउंडर्स के वैल्यू। अगर कंपनीज के वैल्यूज अच्छे होंगे तो इंप्लॉय भी उन्हीं कंपनीज के पास जाएगा जिनके वैल्यूज अच्छे, और वो थ्राइव करेगा कि वो भी वो अचीव करे। और वैसे ही कस्टमर भी उन्हीं के पास जाएंगे जिनके वैल्यूज बढ़िया। बोलो ध्यान रहेगा सबको ये सब बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस। चलिए, कभी भी वैल्यूज को क्या मत करना, कॉम्प्रोमाइज। ओके एवरीबॉडी, चलिए आज यहीं तक रखेंगे, काफी टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, 1 घंटा 50 मिनट, और हमने कर लिया वैल्यूज की बातों को खत्म। कल मैं वो 4 चीज, क्या वीएम जीओ कंप्लीट कराऊंगा, डन है, बीच के पन्नों को, फिर हम लास्ट में जो बचा वो काम कर लेंगे। दैट्स इट, टाटा बाय बाय।